Hi, this is Nilamita Shankar. I, along with brilliant officers of Indian Oil, will be shooting a video for you all so that you can take guidance for gate examination and clearing public sector undertaking with flying colors. Come to watch the complete video and enjoy the session. Thank you. Welcome you all to Gate PSU Talk. I, Nilamita Shankar, welcome Vaibhav, Simran, Ankit, and Abhishek. All are my colleague and friend. We all work in Indian Oil. We are here to bring you an information on gate preparation, PSU, and many other things. So, I'd start this session by asking young officer to introduce first of all them. Then we'll begin the session. So hello everyone, my name is Vaibhav Sonkusre and I am currently working as an engineering officer in Indian Oil Corporation. I joined the organization in December 2021 through GATE 2021 and it's been a 1.5 year journey for me in the corporation. Hello everyone, myself Simran Rohit. I have joined Indian Oil in 2019 and currently I am looking after LPG sales in Indian Oil. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित गोयल है। मैंने इंडियन ऑयल 2021 में ज्वाइन किया था और मैं भी मैम की तरह एलपीजी सेल्स ही देखता हूँ इंडियन ऑयल में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक यादव। मैंने भी इंडियन ऑयल 2021 में ज्वाइन किया था आफ्टर गेट 2021 और मैं अभी इंडियन ऑयल में वर्किंग एज एन ऑपरेशन ऑफिसर। So we'll now discuss about the gate journey and gate preparation. I'll ask all of you, when did you start your gate preparation and the college from which you are coming from, and how much time do you think it's required for gate preparation? So essentially, in brief, tell about your gate preparation journey and the college and what role does your 4 year of college played in it. सर, मैं आईआईटी बीएचयू से हूँ और मैंने अपनी जो आप कह रहे हो कब स्टार्ट की थी तैयारी, तो मैंने अराउंड थर्ड ईयर में शुरू की थी, थर्ड ईयर एंड में प्रॉब्लम उसमें, क्योंकि और जैसे बाकी लोग कई बार बोलते हैं कि बहुत इनिशियल स्टेज पे करनी चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि आपके पास इतना मटेरियल ही नहीं होता पढ़ने के लिए। देन आइदर या तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, प्लस ये होता है कि सैचुरेशन आ जाती है, मतलब एक चीज़ को आप बार बार पढ़ो तो सैचुरेशन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मतलब थर्ड फोर्थ ईयर में आप शुरू करो तो आपको हर चीज़ें नहीं लगती, आपको इंटरेस्ट आता है, आप पढ़ते हो उसको बार बार। प्लस गेट जो है, मुझे लगता है कि एक पेपर जो है उसमें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है। प्रैक्टिस की इन द सेंस कि एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उन्हीं को आप रिवाइज करते रहोगे बार बार, तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी सबका क्या ओपिनियन है एक बार बता देते। मैंने तो जो इंजीनियरिंग है वो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से की, एमपी से, सम्राट अशोक से की। और मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत लेट डिसाइड किया कि मुझे गेट करना है। मैं इनिशियली आई वाज थिंकिंग अबाउट डूइंग बैंक जॉब्स और पीओ, प्रिपेयर फॉर पीओ। फिर फाइनल ईयर कंप्लीट होते होते मुझे लगा कि क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा है, मैकेनिकल का अच्छा सब्जेक्ट है, तो गेट एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस थी ये चीज़ कि लोग थर्ड ईयर में ही गेट के लिए प्रिपरेशन करने लगते थे भोपाल से। तो मतलब उस चीज़ से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी मेरे थॉट्स जो थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने भी सोचा कि मैकेनिकल में मतलब ब्रांच भी अच्छी है और मतलब पीएसयूज जो है वो काफ़ी सारे हैं हमारे लिए अवेलेबल, कोर ब्रांच है। तो मैंने इसीलिए फाइनल ईयर ख़त्म होते होते तक सोचा कि नहीं, मैं टेक्निकल में ही मतलब अपनी स्ट्रीम को ही फॉलो करती हूँ। और फिर मैंने फाइनली ड्रॉप लेके गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो फर्स्ट ईयर तो मतलब जो मेरा था ड्रॉप ईयर था, उसमें तो मेरा गेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। सिर्फ मतलब आई वॉज एबल टू अचीव मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई। आई गॉट सम 42 मार्क्स व्हिच आई रिमेंबर। तो फिर मैंने उसके बाद रिपीट किया नेक्स्ट ईयर। तो मैंने फुल लेंथ कोर्स लिया कोचिंग का, और फिर जो क्लासेस थी वो काफ़ी मैनेजेबल थी। 4 घंटे की क्लास थी, बाकी पूरा डे आपके पास पढ़ने के लिए होता था। तो वैसे करके जब मैंने रिपीट किया तो फिर सर काफ़ी मतलब बेटर, बहुत मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हो गया नेक्स्ट टाइम में। तो फिर काफ़ी सारे पीएसयूज़ और सारे आईआईटीज़ जितने भी थे, टॉप आईआईटीज़, आईआईएससीज़, काफ़ी सारे कॉल्स मुझे आए। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर मेरी जर्नी यही थी कि एक बार सेटबैक लगने के बाद जो नेक्स्ट टाइम था
जो एक वेल डिफाइंड टाइम मिला, वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम मिला, उसमें मैंने क्वालिफाई कर पाया। What about? सर मैंने अपनी बीटेक आईआईटी पटना से करी है इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच। जब मैं थर्ड ईयर था सर, तब मेरे को गेट के बारे में पहले पता चला कि गेट कोई एग्जाम होता है जिसके थ्रू हमें वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो थर्ड ईयर में मैं थोड़ा फोकस्ड हो गया अपने एकेडमिक्स को लेके। मैंने काफ़ी मतलब अच्छे से सब्जेक्ट को थोड़ा डीप में पढ़ना शुरू किया। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मैंने अपना पहली बार गेट दिया, तो मेरा हार्डली जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ था। मेरा 36 कुछ कट ऑफ था, मेरे 37 या 38 मार्क्स। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद फिर मैंने 2020 में एग्ज़ाम दिया। तो किसी वजह से मेरा मार्क्स अच्छे थे, लेकिन रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं किसी पीएसयू में जा पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने 1 साल का फिर गैप लिया, सेल्फ स्टडी करी घर पे। फिर 2021 में फाइनली मैंने गेट दिया, तो मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। उसके बाद फिर मैंने पीएसयू ज्वाइन किया। So मेरी गेट जर्नी स्टार्ट होती है 2019 में। मैं थर्ड ईयर ऑफ माई कॉलेज, आई वॉज परस्यूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इन मध्य प्रदेश। तो सर क्योंकि आप कोर फील्ड से आते हैं, तो आपके सीनियर्स वगैरह से जो रिकमेंडेशन मिलती है कि आपको आगे क्या करियर परस्यू करना है, उसमें गेट एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन था हमारे सीनियर्स को देखते हुए। तो क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड मेरे को पसंद था पढ़ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्राई दिया जाए इसके लिए। तो थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके परफेक्ट टाइम रहता है कि आप अगर कॉलेज में हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि सेकेंड ईयर तक तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रीम में। तो थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अराउंड 17-18 मंथ्स की प्रिपरेशन। और 2021 में फर्स्ट जो फाइनल ईयर के साथ मैंने गेट अटेम्प्ट किया था, उसी में मेरी अच्छी रैंक आई थी। और उसी के स्कोर के थ्रू फिर मैं अलग अलग PSUs में इंटरव्यूज़ दिए और फाइनली IICL क्रैक किया। Okay. So you all have told your gate journey, how you have dwelled with the gate journey and got into the PSU. So what are the 2 or 3 critical things that you would recommend or advise to young students to keep in mind while preparing for gate examination? What are the essentials that we should keep in mind, or young students should keep in mind while preparing for gate examination? बेसिकली सर मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब जो स्टूडेंट्स का प्रोसेस होता है, इधर जैसे मैंने बताया कि अगर कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अराउंड इजीली थर्ड ईयर में स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। तो एक अच्छा स्पैन मिल जाता है आपको प्रिपेयर करने में। तो जो 2-3 क्रिटिकल चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए स्पेसिफिकली गेट को लेके, वो ये है कि सर क्योंकि एक लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको रिवीजन पे बहुत अच्छा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देंगे, इनिशियल फेज में आप जब अपना सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, तो आपको लगता है कि आपको सब कुछ बन रहा है। जैसे मैंने आज एक सब्जेक्ट पढ़ा, 1 महीने बाद तक मुझे अच्छे से याद रहेगा कि सब्जेक्ट में क्या है, लेकिन अगर मैं 6 महीने बाद उसको बिना रिवाइज किए देखूंगा, तो मुझे चीज़ें फिर नहीं लगने लगती। तो एक प्रॉपर रिविजन और प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक चीज़ पे लोग बहुत ध्यान देते हैं कि जो आवर्स हैं, स्टडिंग आवर्स हैं, ये बहुत लगाते हैं कि मुझे क्या 10 घंटे ही पढ़ना है दिन का, तभी मैं क्रैक कर पाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे दिन का पढ़ें। अगर आप क्वालिटी 5 आवर्स ही पढ़ रहे हैं डेली का, 5 to 6 आवर्स ही पढ़ रहे हैं, तो इजीली आप एक अच्छी पोजीशन में रहते हैं कि आप बाद में जाके उस 5 आवर डेली 5 और 6 आवर्स की प्रिपरेशन को एक अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ ही सर सब्जेक्ट पे कंट्रोल तो होना ही चाहिए, उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को लेकर, खास करके गेट जो कि एक एक्चुअली में एक एप्टीट्यूड एग्जाम है रादर देन कॉलिंग इट स्पेसिफिकली अ प्योर टेक्निकल एग्जाम, क्योंकि इसमें आपका नॉलेज के साथ साथ आपको आपका एप्टीट्यूड भी बहुत काम आता है। क्योंकि जो एग्जाम का ड्यूरेशन है 3 आवर्स में, आपको अगर 65 क्वेश्चन करना है, टेक्निकल 55 भी करना है अगर स्पेसिफिकली, तो उस 55 क्वेश्चन में आप जितना ज़्यादा सही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हुआ आपकी रैंक बहुत गिर जाएगी, तो एक्यूरेसी लाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई गेस सब लोग इस पे अग्री करेंगे कि प्रैक्टिस और रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट। What are the other things? सर एक तो मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ क्वेश्चंस रेपिटेटिव होते हैं, तो हम उनको स्किप कर देते हैं कि हाँ ये तो सिमिलर जैसे, चलो छोड़ दो, ये तो सेम आएगा, निकाल लो। तो मैं आपने 2 रिकमेंडेशन मांगी है, तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ इसे कि आप उनको करिए क्वेश्चंस को। ठीक है, आपका कंसेप्ट और बिल्डअप ना हो चाहे उससे, बट आपकी स्पीड बिल्डअप होगी आपकी। और मतलब ऐसा ना कि जैसे वैभव ने बताया, गेट में हर एक सेकंड मैटर कर जाता है।
तो जब आपकी स्पीड उतने लेवल पे होगी तो आपको ही फायदा होगा। तो एक तो पहली बात, क्वेश्चन स्किप ना करिए, कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करिए। और हो सकता है उस क्वेश्चन में कोई नया कंसेप्ट भी हो और आपको पता ही ना चले, आप स्किप कर जाओ उस कंसेप्ट। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स ठीक है, जब बना रहे होते हैं तो लगता है यार कि क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा है। बट वो जब आपको 1-2 घंटे इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको उसका पे बैक बहुत ज़्यादा मिलता है। आप कभी भी बैठेंगे कोई टेस्ट देने, कुछ करने, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स करने हैं एंड आपके सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो ये है कि हाँ, शॉर्ट नोट्स आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए। और मतलब कोई क्वेश्चन को सिर्फ मत करिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ ये मैं इस कंसेप्ट का मास्टर बन गया हूँ, क्योंकि मास्टर तो कोई भी नहीं हुआ आज तक। आप बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो बट आप मास्टरी नहीं कर सकते इस लेवल का कुछ भी आएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ट्राई करते रहिए हमेशा। तो मेरा भी मतलब अंकित से मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ। जो अंकित ने बोला कि हम लोग वो क्वेश्चन जो रिपीटेड पैटर्न है उसको छोड़ने लग जाते हैं कि ये आएगा ही, पर बार बार उसको प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं ये कि एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। और गेट में जैसा वैभव ने भी कहा कि टाइम बहुत मेजर रोल प्ले करता है। मेरे पहले अटेम्प्ट में जो फेलियर था वो टाइमिंग ही का था कि मैं आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दो 65 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको, क्योंकि रैंक बहुत मतलब मिनिमम मार्क्स से, बहुत मार्जिनल मार्क्स से बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ट्राई करना है कि आप पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम और कंप्लीटली पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करें, 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। पर ये नहीं मेरा कहने का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसी के साथ जगल करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, आप स्किप करके आगे बढ़े। बट योर मोटिव शुड बी कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तभी आपका एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है जो है वो बढ़ती है। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट ही कम करेंगे तो उन 3 घंटे में आपकी एक्यूरेसी क्या रही होगी ये कोई नहीं इतना सर्टेन हो सकता है। और जो रिपीटेड क्वेश्चन की अंकित ने बात बोली है तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गेट का पैटर्न ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर नेचर के सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो जब आप उसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाता है और वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एक एज देते हैं पेपर में बाकी लोगों के कंपैरिजन में, कि उन क्वेश्चंस पे आपने दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ आपने पढ़ा, आपको पता है कि बस ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की आंसर है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन तरीका है आपका, मैक्सिमम जो 65 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे ही हो जाएंगे, वो इसी तरीके होता है कि आप पुराने पेपर्स पुराने क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर्स जो भी हैं सब कुछ उनको रेफर करें और उसको इतना मतलब यूज टू हो जाए उन क्वेश्चन से, उस पैटर्न से, कि जो एक मतलब 60% 70% जो मेजर पेपर है जो सब लोग अटेम्प्ट कर लेंगे उसमें आप कहीं लैग ना करो। फिर जो बचा 30% है जिसमें आपको अपने लिए एक एज सेट करना है, एक मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करना है लोगों से, तो उसमें आप फिर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा मेंटली, क्योंकि नए क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं गेट में। पर 60% जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2 बार मैंने गेट में अपेयर हुआ है, तो यही है कि वो सिमिलर पैटर्न है, रिपीटेड पैटर्न है। और बाकी अंकित ने जो शॉर्ट नोट्स वाली बात बोली है, तो शॉर्ट नोट्स तो बिल्कुल मैंडेटरी है, बनाना ही है। आप इनिशियली पढ़ लीजिए अच्छे से, अपना जितना आपको लगता है कि हाँ मेरा सब्जेक्ट अच्छे से हो गया है, कोचिंग में या सेल्फ स्टडी आप जो भी कर रहे हैं, आपने सारा मटेरियल सब जगह से पढ़ लिया है, पर फिर उसके बाद उसको कंसाइज कर दीजिए, उसको एक शीट पे ले आइए जिसको जैसा कंफर्टेबल है। मैंने अपना एक सब्जेक्ट एक A4 शीट पे कवर करके रखा था, ताकि मेरे को एट दी एंड 22 पेज पढ़ने होते थे। मैं बस उन 22 पेज को पढ़ती थी और अपनी कोई भी टेस्ट देती थी, या गलती हुई तो सिर्फ उन 22 पेज को रेफर करना है, और वो ईजी है हमेशा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और डिफरेंट टेस्ट सीरीज लगाएं, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज पर डिपेंड ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर कोई ब्रांड या कोई कंपनी जो है वो टेस्ट सीरीज बनाई तो वो बहुत डिफिकल्ट बना देती है किसी ईयर, तो वो इतना डीमोटिवेट हो जाता है जो एस्पिरेंट है कि मतलब मैं तो 50% भी स्कोर नहीं कर पा रहा, तो मैं मतलब टॉप PSU के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ, जो कि टॉप 80-90% मार्क्स जो होगा उसमें आएगा। तो इसलिए टेस्ट सीरीज, डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कई टेस्ट सीरीज ऑफलाइन अवेलेबल भी है, उनको डाउनलोड कर लें। तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज में यूज करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कंसेप्ट वीक है, या किसी पर्टिकुलर की वो टेस्ट सीरीज ऐसी बनाई गई है कि वो बनाई ही उस पैटर्न पे गई है कि आप इतना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब मेन जो मेरे पॉइंट्स है वो यही है कि टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं और सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट दें, फिर हाफ लेंथ टेस्ट भी दें, और फिर जो लास्ट के 3 महीने उसमें फुल लेंथ पे पूरा ध्यान दें। और इसके लिए आपको एक हेल्प चाहिए पड़ेगी, जो कि आपकी शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप पूरी पोथी पढ़ नहीं सकते, इतने सारे सब्जेक्ट है, मैकेनिकल में या सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इतना सब्जेक्ट है, आप एक बार में गो थ्रू नहीं कर सकते। और आप हमेशा उस चीज़ को रिटेलिएट करते जाएंगे, उसको पुश करते जाएंगे, डिले करते जाएंगे,
कि मैं टेस्ट ना दूँ, मैं जब पढ़ लूँगा मैं तब दूंगा, मैं जब पढ़ लूँगी तब टेस्ट दूँगी। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स इतने हैंडी रखें कि आपको लग रहा है कि नहीं आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, तो आज मैं वर्कडअप हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो रहा है पढ़ के, तो बस शॉर्ट नोट्स अपना 10 मिनट अपना माइंड फ्रेश किया और टेस्ट दे दिया। तो सर ये मेरा मतलब मेजर कंसर्न। सर जो मेरे अटेम्प्ट्स में मेरे फर्स्ट जो अटेम्प्ट जो मतलब उतने प्रोडक्टिव मेरे, उसका रीज़न ये था कि पहला जैसे मेरे दोस्त रवल ने बताया कि आपको सही टाइम पे स्टार्ट करना रहता है। जैसे थर्ड ईयर इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी, बट मैं किसी वजह से नहीं कर पाया। मैंने अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया था फाइनल ईयर में, उसका वो सक्सेसफुल ना होने का पीछे रीज़न यही है कि मेरा सही टाइम पे मैंने स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें जो मेरे से गलतियाँ हुई वो ये थी कि मैंने टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं किया, और जो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी वो टाइम टू टाइम मैंने उसको टाइमली किया नहीं एग्जाम। तो फिर सेकंड ड्रॉबैक मेरा ये था, जो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे कम मार्क्स आए थे, तो ये था। थर्ड ईयर जो मैंने जो ट्राई किया था उसमें ऐसा था कि मैंने अपनी जो 2 गलतियाँ जो मैंने पास्ट में की थी इन पर थोड़ा फोकस किया कि मैंने क्या मिस्टेक्स करी थी, इन्हें दोनों पे काम किया। मैंने दोनों गलतियों को ध्यान में रख के अपना जो थर्ड फाइनल जिसमें मैंने क्रैक किया वो एग्ज़ाम दिया, और फाइनली जो मेरी गलतियाँ उनको सुधार के मैंने। इसमें सर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं कि टेस्ट सीरीज से मेरे को याद आया कि हम लोग क्या होता है ना, कई बार टेस्ट देते हैं, टेस्ट दिया, मान लीजिए उसमें कभी अच्छे नंबर आए बुरे नंबर आए, पर टेस्ट दे दिया फिर हम भूल जाते हैं टेस्ट के बाद। तो अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटा अपने जो मिस्टेक करी है आपने उनको एटलीस्ट आप दीजिए, क्योंकि वरना क्या होगा, आप सीखेंगे नहीं उससे कुछ, आप बहुत सिग्निफिकेंट नहीं सीख पाएंगे। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, मतलब पेपर में जब मैं निकल के आया मेरे दोस्तों का कि यार ये क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहा था, कहा नहीं यार टेस्ट सीरीज में था ये, तूने देखा नहीं था क्या? मैंने कहा यार वो मिस हो गया होगा शायद। तो अगर वो होता तो रैंक और इम्प्रूव हो जाती, तो वो हमेशा एक रिग्रेट भी रहेगा फिर आपको, क्योंकि आप मान के चलिए कि मोस्टली क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड ही आएंगे, कंसेप्चुअल सेम होंगे। एक्चुअली सर सेम चीज़ पे, क्योंकि मुझे भी रिकमेंडेशन मिली थी किसी सीनियर से कि आप जब भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो कई बार एज अ मोस्ट ऑफ द टाइम हर टेस्ट में अगर 65 क्वेश्चन आ रहे हैं, 65 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद नहीं देखे हो प्रीवियस ईयर में, या फिर ना प्रैक्टिस की हो इन जनरल ना, और वो आप हो सकता है गलत करें उस टाइम। तो मैंने एक डायरी बना के रखी थी सर, जिसमें मुझे हर टेस्ट सीरीज में जितने भी ऐसे जो डिफरेंट क्वेश्चंस मिलते थे या जिसकी अप्रोच डिफरेंट है, जिसको लगाना डिफरेंट तरीके से है, उसका क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन जो है, जो कि सॉल्यूशन अगर आपको गलत आया तो जो उसको बाद में खाली दिमाग से आराम से, मतलब उसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन आ जाएगा, नो इश्यूज उसमें, लेकिन आपको नोट करके रखना है ताकि आपके दिमाग में रहे कि वो क्वेश्चंस कौन कौन से थे और क्वेश्चंस इन केस अगर आ गए तो उसको अप्रोच कैसे करना है। तो वो बहुत सही पॉइंट बोला है कि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन मतलब आप गलत करते हैं एटलीस्ट उसको एक नोट बना के रखें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, किस टाइप के गलत करते हैं आप, मिस हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, नहीं कर पाते, स्किप कर देते हैं, सॉल्यूशन गो थ्रू कर लीजिए आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट सीरीज देते जाएंगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं क्योंकि निकलेगा। टेस्ट सीरीज देने का मतलब ये है ना कि हम अपनी मिस्टेक्स देख रहे हैं कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। अगर सारे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उस पर ही ध्यान है हमारा, तो वो तो एक्चुअल में एग्जाम में आ जाएंगे तो हमें बन जाएंगे। हमारा फोकस तो वो होना चाहिए कि जो हमें नहीं बन रहा है एक्चुअली, तो वो ही है। तो एसेंशियली अभी तक की जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको अगर समरी पॉइंट में हम लोग देखें तो एसेंशियली फॉर गेट प्रिपरेशन स्पेसिफिक हम बात करें कि थर्ड ईयर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम व्हेन वन शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। ऑल्सो वन शुड कीप इन माइंड that while preparing for the GATE examination one should start taking test and don't hesitate to take mock test. Don't linger on that कि mock test मैं आखिरी दिन ही दूंगा या आखिरी महीने में ही दूंगा। mock test जैसे जैसे हमारी प्रिपरेशन होती जाए हम लोग सब्जेक्ट वाइज हाफ लेंथ टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट देते रहें, ताकि आखिरी में जब हम रियल एग्जाम में जाएं तो हमें रियल एग्जाम का प्रेशर ना फील हो। एसेंशियली द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो अगर हम प्रिपरेशन टाइम ही अपने को वॉर जोन में रखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो फाइनल एग्जाम में हमारा आउटपुट बहुत ही अच्छा आएगा। इसके अलावा जो हमारे गेट टॉपर्स एंड IOCL ऑफिसर्स ने बताया कि शॉर्ट नोट्स प्लेज अ वाइटल रोल, और शॉर्ट नोट जैसा कि नाम ही है शॉर्ट नोट्स, तो नोट्स शॉर्ट होनी चाहिए और उसे हम रेगुलर रिवीजन करें, बिकॉज गेट एग्जाम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सिलेबस बहुत वाइड है, कंपटीशन बहुत है, और अगर हम
राइट टाइम रिवीजन को नहीं देंगे तो एग्जाम के समय हम चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें भूल जाएंगे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इवन ऐसा भी अंकित ने बताया कि एक बार हम वो क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो भी हमें वो क्वेश्चन लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है। बिकॉज एज द सेइंग गोज, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। वन हैज टू रिवाइज, री-रिवाइज, डू एंड रीडू द क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेस पाइवोटल रोल इन योर सिलेक्शन। जैसा कि सिमरन ने भी बताया कि यही वो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में डिफरेंशिएटर होते हैं। बिकॉज ये सब क्वेश्चन, क्योंकि आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए हो, एग्जाम में दे आर नॉट मेंटल टैक्सिंग। आप उस ऑटोमेटिक मोड में आ जाते हो जहां की वो सब क्वेश्चन आपसे हूबहू आराम से हो जाते हैं। जस्ट यू आर पुटिंग सिंपल फॉर्मूला, सिंपल वैल्यूज इन दिस एंड you are getting the answer, because in past you have dwelt a lot on those things. Just because of your concept you will excel in the examination. Also, I'd like to ask from all of you that what all sources do you refer for GATE examination, and was the books of your BTech were sufficient, or you took mentorship from other institute, or what was the basic source which you referred for your GATE examination? Just to add to the last discussion that we had, आपने मेंशन किया कि the best time to start for GATE preparation is third year. जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मोस्टली हो सकता है कॉलेज में कुछ हो कुछ ना भी हो, वो उस चीज़ से मतलब डिमोटिवेशन नहीं लेना है कि हमने लेट स्टार्ट कर दिया। सी बेसिक फंडा यही है कि आप जब स्टार्ट करें, आपके पास जितना टाइम है, द लेसर टाइम यू हैव, द मोर टाइम यू हैव टू डेडिकेट ऑन अ डेली बेसिस। तो जितना ज़्यादा टाइम रहता है फॉर दिस इज़ फॉर स्टूडेंट्स जो एंटर कर रहे हैं कॉलेज, जो सोच रहे हैं गेट का प्रिपरेशन करने का। अगर जो कॉलेज से निकल गए हैं, जो ड्रॉप ईयर में, नो नीड टू वरी। अगर आपके पास 1 साल का भी टाइम है, 6 महीने का भी टाइम है, बहुत लोग 6 महीने में आराम से निकाल लेते हैं, तो कोई इश्यूज़ नहीं है उसमें कि आपने लेट स्टार्ट किया है। बस ये है कि आपको एफर्ट्स डेली बेसिस पर थोड़ा ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इसमें यहाँ पे जस्ट मैं एक चीज ऐड करूंगा कि यहाँ हमारे पास 4 different officers with 4 different background, with 4 different colleges. Some have cleared the GATE examination in the first attempt, some have cleared in the second attempt. So time is essential. One has to give time. So essentially what Vaibhav has said, I am just extending it, कि जब भी आप स्टार्ट करें, अगर आप स्टार्ट थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 4th ईयर के बाद कर रहे हैं, तो आप किसी चीज को लेकर पैनिक ना होइए, बिकॉज हर चीज टाइम लेता है। ये गेट एग्जामिनेशन इज नॉट अ मैगी कि वो 2 मिनट में बन जाए। आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। कोई भी, अगर हम फूड की बात करें, एक अच्छा फूड प्रॉपर टाइम देने के बाद बहुत अच्छा बनता है। इन सेम वे अगर आप राइट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन में, चाहे वो 3rd ईयर से हो, चाहे वो 4th ईयर से हो, चाहे वो जॉब करने के बाद आप डिसाइड किए कि आप गेट में आएंगे, आप वो टाइम सफिशिएंट अपने को दीजिए। बिकॉज वो सब कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे, देन ओनली यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन, व्हाट ऑल सोर्सेज डिड यू रेफर फॉर योर गेट एग्जामिनेशन? व्हाट ऑल बुक्स और सोर्सेज? सर मैंने तो मतलब कॉलेज में जो बुक्स होती हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, वो तो रहती हैं रेफरेंस के लिए, बट मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप लोग अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि होता क्या, बुक इतनी मोटी होती है और मेरी साइकोलॉजी ऐसी है कि मैं इतनी मोटी बुक देखूंगा, मैं कहूँगा अरे यार ये तो नहीं पढ़ पाऊंगा आज मैं, तो और मेरे नोट्स होंगे मान लो कम होंगे, क्योंकि वो कंसाइज्ड होंगे, उसमें जो अनफिल्टर्ड चीज़ें होंगी वो हट जाएंगी, फिल्टर्ड नोट्स हैं एकदम वो। तो मैं तो उन्हीं को रेफर करता था बार बार। एक बार मैंने नोट्स बना लिए, हमारे जो कोई क्वेश्चन आ गया जो आउट ऑफ नोट्स है, तो मैं उसको बुक में सर्च कर सकता हूँ। बट मतलब दिक्कत क्या है इन पेपर्स में कि आपको ये जानने से पहले कि क्या पढ़ना है, आपको ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी और उसके नोट्स बनाए थे अपने पास, और उन्हीं नोट्स को मैंने बार बार रेफर किया है। उन्हीं में से मैंने अपने शॉर्ट, मैंने कोचिंग की बुक्स को रेफर नहीं किया, सिर्फ अपने नोट्स को मैंने रेफर किया था, तो भी मेरी एसेंशियली रिवीजन ऑफ योर नोट्स मल्टीपल टाइम। जो भी आपने नोट्स बनाए उसको मल्टीपल टाइम आप उसको रिवाइज किए, क्योंकि नोट्स बनाना सर ऐसा है कि आपने एक बार मेहनत कर ली है,
एक बार आपने पूरी मेहनत करके अपने नोट्स अच्छे से बना दिए तो आपको बार बार उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो नोट्स आपने डिजिटल फॉर्म में बनाए थे कि हार्ड फॉर्म? हार्ड। एंड थोड़ा व्यूअर्स और यंग स्टूडेंट को बताइए नोट मेकिंग प्रोसेस, जो आपने स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाया, कोचिंग के मटेरियल से नोट्स बनाया, कि आपने फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाई, और नोट्स मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्टूडेंट्स को बताइए। एक बार सर जैसे अगर तो आप ट्राई कर रहे हैं कि कोचिंग से, तो कोचिंग वाले तो आपसे नोट बनवाएंगे ही, वो बोलेंगे कि हाँ ये लिखिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। अगर आप बुक से रेफर कर रहे हैं, मैंने बुक से भी बनाए थे कॉलेज टाइम में नोट, तो मैं ऐसे करता था कि एक बार बुक रीड कर ली, मान लीजिए एक चैप्टर है, पहले मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स ही बनाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा आपको। आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, मोस्टली कंसेप्ट आपके आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। धीरे धीरे आप देखेंगे कि और रिफाइंड होती जाएंगी चीज़ें ओवरऑल, और आप अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार मैं ये पेज भूल जाता हूँ बार बार, उस पेज को फोल्ड कर लीजिए आप सिर्फ कॉपी में, और जब आप पढ़ेंगे एक बार डिसाइड कर लीजिए अगले एक हफ्ते तक मैं इस बुक का जितने मेरे फोल्डेड पेज है मैं पढ़ूंगा। 3-4 पेज होंगे, 5-10 पेज होंगे, रात को 1 घंटा बैठे पूरे पेज पढ़ लिए आपने, आपको पूरा मतलब दिमाग सेट हो जाता है उसमें। मतलब ये सब टेक्निक्स है कि मतलब हाँ आप ओवरऑल सीख जाते हो करते करते। सर जब मैं कॉलेज में था तो मैं 3rd-4th ईयर में मैंने थोड़ा एकेडमिक्स पर फोकस किया था। जो भी मेरी एकेडमिक्स की बुक्स थी मैं वो थोड़ा बहुत पढ़ता था, जो भी मेरे को जो भी टॉपिक्स में मेरे को इंटरेस्ट था मैं वो पढ़ता था थोड़ा बहुत। अब व्हाट अबाउट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर? फर्स्ट सेकंड ईयर में सर, 3rd ईयर में मेरे को सर गेट के बारे में पता नहीं, चला। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर? फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ा मैं, ऐसा नहीं, लाइब्रेरी से नहीं, जो क्लास में सर पढ़ाते थे उन्हीं से नोट्स वोट्स बनाए, तो वही फ्रेंड्स में किसी मेरे पास थोड़े दोस्त से ले जाए, ऐसी शेयरिंग कर करके हमने अपना एकेडमिक्स क्लियर किया। जब 3rd ईयर में आया तो मेरे को गेट के बारे में थोड़ा पता चला, तो मैं थोड़ा लाइब्रेरी जाके वो भी जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ता था कि मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो उसके बाद सर मतलब उस टाइम पे मैं बस पढ़ता था जो भी मेरे को टॉपिक्स अच्छे लगते थे। मैंने कुछ नोट्स वोट्स नहीं बनाए, जो मेरे को एकेडमिक्स में हेल्प करेगा, मेरे को मतलब अच्छे मार्क्स लाएंगे, बस मैं वही पढ़ता था। उसके बाद फिर मैंने भी सेम कोचिंग ज्वाइन करी, क्योंकि मेरे को ऐसे खुद बुक से पढ़ना मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मेरे को हैंड होल्डिंग थोड़ी अच्छी लगती है, कोई मेरे को गाइड करे कि आपको यही चीज़ पढ़नी है, इसके बाहर का यूजफुल है लेकिन इतना यूजफुल नहीं है, आपको गेट में जो भी मार्क्स लाने हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो कोचिंग में उन्होंने मतलब जो भी प्रोफेसर्स रहते हैं उन लोगों को बेटर आइडिया रहता है कि क्या ट्रेंड है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस एरिया पे हमें फोकस करना है। तो कोचिंग ने काफ़ी हेल्प करी। नोट्स एक तो उन्होंने फुल लेंथ नोट्स बनवाए, उसके बाद हमने अपने लेवल पे एक शॉर्ट नोट्स बनाए कि मतलब मेरे क्या वीक पॉइंट्स हैं, मेरे को किस चीज़ पे फोकस करना है। तो एसेंशियली कोई भी मेंटरशिप जो भी आपने जहाँ से भी मेंटरशिप ली वो आपको राइट गाइडेंस दे दी, मींस राइट पाथ प्रोवाइड कर दी, और उस पाथ का आपने बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया और नोट्स का शॉर्ट नोट्स बनाया और एसेंशियली उसी को रिवाइज किया। और क्योंकि बिकॉज दे आर इनटू दिस सेक्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, so they have good amount of experience how the students can clear the examination, and you have followed that guidance, that mentorship, and ultimately you ranked very good in GATE examination and landed in job. Let's say online sources का क्या रोल रहा? I mean, how much you all referred YouTube? because YouTube पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमें प्रिपरेशन के बारे में गाइड करते हैं, और बहुत से अच्छे चैनल्स भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, और एनपी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के भी लेक्चर्स हैं और अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के भी लेक्चर हैं, नॉट ओनली इंडिया बट फॉरेन के भी, जैसे कोर्सेरा हुआ, EDX हुआ, इंडिया का स्वयं प्लेटफॉर्म है, NPTEL है, बहुत सारे हैं। तो हाउ डिड यू ऑल go through the online sources also? What's your view on online sources vis-a-vis GATE preparation? सर आप कॉलेज टाइम में ये सब प्रेफर कर लो तो बेटर है, क्योंकि तब एकदम सब्जेक्ट नया होता है, हो सकता है हर किसी के पास वो फैकल्टी या वो मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो उस जगह पे कि कैसे स्टार्ट किया जाए। तो बेटर है कि आप कॉलेज टाइम पे जब पढ़ रहे हो तब स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करना सीखो, क्योंकि बाद में तो सर जब प्रिपरेशन फेज में जाते हैं तो ये मैं नहीं कह रही कि कोचिंग करना ही नेसेसरी है, ऑलरेडी बहुत डिस्कशन इस चीज़ पे हो गया। तो जिसको जैसे बेटर लगता है या जो जिसकी मतलब क्षमता है उस हिसाब से तैयारी कर ले, जिसका पेपर क्रैक होना है वो कैसे भी कर ही लेगा। तो जब आप एक मतलब मुझे लगता है कि दो ही तरीके हैं जिसमें आपका ये वाला पॉइंट भी कवर कर दूँ कि
आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो बहुत वेल डिफाइंड डायरेक्शन है, वो आपको बैठा के नोट्स भी लाइन टू लाइन डिक्टेट करके बनवा भी देंगे, क्वेश्चंस भी लगा देंगे, आपको इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है, कंसेप्ट कहाँ बिल्ड हो गया उसके बीच में। पर जब आप मतलब खुद पढ़ता है बच्चा, मतलब जब कॉलेज के टाइम पे खुद पढ़ रहा है, रेफर कर रहा है, बुक्स रेफर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम थोड़ी सी ना, मतलब मैंने जो देखा था कि इनिशियल जो फर्स्ट ईयर था उस टाइम मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कॉलेज में। तो जब फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर आया तो सडनली बहुत अच्छा हाइप देखा मैंने, मतलब बहुत अच्छी एक मतलब एज मिली। तो मुझे समझ आया कि हमेशा मतलब रिवर्स वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा है कि हम पढ़े, नोट्स बना लिए और फिर हम क्वेश्चन करने गए, तो मेन हमने अपनी एनर्जी लगा दी पढ़ने में, थ्योरी और लिखने में, और फिर जब क्वेश्चन करने का टाइम आया तो हम थोड़ा सा आलस कर लिया कि अब, जबकि मतलब मुझे मैकेनिकल का मैं बता सकती हूँ कि मैकेनिकल में मुझे ये अप्रोच बहुत उल्टी पड़ी, और एज सून एज आप ये अप्रोच डाल लोगे, न्यूमेरिकल से डरने की कम कर लोगे, तो आप गेट के लिए फिर आप सही कैंडिडेट हो। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आपको गेट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई आपके पास लूप होल नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि उस टाइम पे आप ऑनलाइन लेक्चर्स जो है वो रेफर कर लो, और फिर पहले कुछ भी लिखने से पहले, मैं ये मेरा पर्सनल सजेशन है, हो सकता है किसी के लिए सूट ना करे, पर आप अगर मैकेनिकल स्ट्रीम है तो वो मतलब न्यूमेरिकल की साइड इतना ज़्यादा है, तो आप न्यूमेरिकल से डरने की बजाय पहले आप वीडियो देख लो। मैं NPTEL के लेक्चर्स देखे थे काफ़ी सारे, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे थे, मुझे याद है, और जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन होता है उसके लिए भी मैंने NPTEL के लेक्चर काफ़ी ज़्यादा मतलब रेफर किए थे। यूट्यूब वीडियोस भी जो इन्वर्जन्स हमारे होते थे, मैकेनिज्म होते थे, वो एकदम पढ़ के समझ नहीं आते थे, मतलब वो इमेजिनेशन नहीं हो पाती थी, तो मैं काफ़ी बार यूट्यूब देखती थी, पर फिर मैं जैसे ही बंद करती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो सब ब्लैंक हो जाता था। तो मेरा कहना ये कि ये सब चीज़ आप रेफर करो, पर आप पहले क्या करो, पढ़ लिया आपने, एक स्टार्ट दे लिया, थोड़ा सा जल्दी उसको पढ़ो, ज़्यादा थ्योरी में टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल पे आओ, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आपके कंसेप्ट इतना बढ़िया बिल्ड होगा, उसके बाद आप पीछे पलटो, फिर आप लिखो कि क्या लिखना है, अदरवाइज आप अपना पूरी पोथी लिख देंगे और कुछ मतलब वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि अगर वीडियोस, लेक्चर्स, ये सब आपको यूट्यूब वीडियो बहुत स्टफ है, मैकेनिकल है, सिविल, किसी के लिए भी बहुत कुछ अवेलेबिलिटी है, तो उसमें टाइम वेस्ट ना करो, पहले समझो कि कहाँ एसेंस नहीं आ रही, कहाँ फील नहीं आ रही उस चीज़ की, तो क्वेश्चन पे पहले जम करो, जब आप क्वेश्चन पे फंसते हो फिर आप ये सब चीज़ें रेफर करो, फिर नोट्स बनाओ। एसेंशियली जो मतलब फाइनल चीज एग्जाम में आना है वो तो न्यूमेरिकल ही आना है, हाँ। तो हमें वो तो करना ही करना पड़ेगा, वो फोकस एरिया होना चाहिए और उस पर मैक्सिमम टाइम जाना वो चाहिए। फोबिया आपको नहीं होना चाहिए कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करूँ, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल से आप बचोगे तो आप अपने आप को ऑलरेडी बहुत नीचे कर दिए, इसलिए। और बाकी सर मेरा इस पे टेक ये है कि आप मतलब जैसे आप कह रहे हो कि यूट्यूब वगैरह को रेफर करके, तो फ्री सोर्सेज में सर मतलब आज की डेट में ऐसा है कि यूट्यूब पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप खुद ही कंफ्यूज होगे क्या पढ़ना है आपको। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उनमें से, तो आपने उस टॉपिक को रेफर कर लिया यूट्यूब से। जैसे मैंने खुद बहुत टॉपिक्स पढ़े, मेरे को नहीं आते हैं समझ में, मैंने वो स्पेसिफिक टॉपिक्स रेफर कर लिए। बट अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरा एक सेटअप उससे क्लियर करता जाऊंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लोग करते भी होंगे ना, डिपेंड करता पूरा है, क्लास पढ़ो उसका, या तो फिर आप उसी से पूरा क्लास पढ़ रहे हो। हाँ। सर डिपेंड करता है। मतलब मेरे केस में मैंने 3 से 4 सब्जेक्ट सिर्फ ऑनलाइन कवर कर लिए थे। NPTEL हो गया, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अलग एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं। तो सर ज़रूरी नहीं है, डिपेंड्स, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम को मैनेज कर पाते, जैसे मैंने टाइम बना रखा था कि अगर मैं ये सब्जेक्ट इस महीने में ख़त्म करना मुझे, तो मेरे को डेली 3 घंटे यानी कि 2 वीडियोस 1.5 घंटे की मुझे देखनी है। अब चाहे मैं दिन में कैसे भी देखूं, लेकिन मुझे देखनी है, तो मैं वो रेगुलरिटी मेंटेन करके रखता था कि वो सब्जेक्ट मेरा, तो मैं टाइमली उसको ख़त्म भी कर लेता था। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन सोर्स से नहीं कर सकते, आपको रेगुलरिटी मेंटेन, डिसिप्लिन होना, आपको पढ़ाई को लेके अगर आपको डिसिप्लिन है तो आप फिर आपको सोर्स मैटर नहीं करता है, फिर आप खुद चाहे आप अकेले पढ़ क्यों ना रहे हो, आप सोर्स मैटर नहीं करते, फिर आप कवर कर लो। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है उस चीज। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स है गूगल या यूट्यूब, इस पर हमें क्या चीज़ें विजुअलाइज करने में थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे हम इंजीनियरिंग का टफ है, हमें चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ती है, इमेजिन करनी पड़ती है। तो आजकल काफ़ी सारे जैसे हमारे बोल सकते हैं कि एनिमेशंस आ गए हैं जिसके थ्रू थोड़ी लर्निंग ईजी हो गई है। तो मतलब अगर आप किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीज़। एसेंशियली मैं टू सम ऑफ दिस डिस्कशन आई कैन से कि जो भी यूट्यूब है या स्वयं प्लेटफॉर्म है या कोर्सेरा है या EDX है,
इट विल कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन, इट विल कॉम्प्लीमेंट योर प्रिपरेशन। और जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो सबकी अलग होती है। वैभव ने ऑनलाइन सोर्सेज का ज्यादा यूज किया, सिमरन ने ऑनलाइन सोर्सेज का कम यूज किया, किसी ने बैलेंस यूज किया। तो सबका अपना अपना मोड ऑफ स्टडी है, स्ट्रेटजी अलग अलग है, सबकी अलग अलग सुटेबिलिटी है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। बट यस, एसेंशियली इससे कोई डिनाई नहीं किया गया कि सबने ऑनलाइन सोर्स को यूज किया अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने में, अपनी प्रिपरेशन कॉम्प्लीमेंट करने में। बट इसके साथ जैसा कि वैभव ने बोला कि वी शुड बी डिसिप्लिन्ड इनफ टू स्टे फोकस्ड ऑन आवर प्रिपरेशन। इसके अलावा बहुत आज के ज़माने में बात चलती है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम, लेट्स से वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेड, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम वी डीएक्टिवेट आवर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, so and WhatsApp too. So where you all were present on the social media during your preparation time, or you were just cut off from everything? So how did you manage actually the social media thing during your preparation time? सर ऐसा नहीं कि आप डीएक्टिवेट करें या आप एकदम यूज़ करना बंद कर दें। कुछ से व्हाट्सएप है वो बहुत बेसिक नेसेसिटी हो गई है आज के ज़माने में। तो हम लोग ने ग्रुप्स बना के रखे थे, हम लोग डिस्कशन जो है, क्योंकि कॉल पे इतना इजी नहीं होता डिस्कशन जो है हम लोग व्हाट्सएप पे ही कर लेते। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ किसी को दिक्कत आ रही है तो वही डिस्कशन बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे। तो व्हाट्सएप से डिना नहीं कर सकता। हाँ, उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। आप एक स्टेज पे आ जाते हैं, एक पीक पे जब आ जाते हैं प्रिपरेशन के, आपका खुद मन नहीं करेगा आपको यूज़ करने का। बेसिक फंडा ये है सर। अगर आपका मन कर रहा है तो आप इतने डेडिकेटेड नहीं है फिर। तो एक अगर आप पीक पे आ गए, इनिशियल स्टेज में लोग नहीं करते हैं, ठीक है, बैलेंस बना के रखते हैं, लेकिन आप एक पीक स्टेज पे आ गए प्रिपरेशन की, आपका मन खुद नहीं कर रहा है, आपके पास आप डीएक्टिवेट नहीं भी करेंगे तो आपका मन नहीं करेगा। तो मेरे केस में मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था एक टाइम के बाद में। बेसिक सोर्सेज हैं वो तो यूज़ करते ही थे, लेकिन हाँ मतलब ऐसे कुछ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ज़्यादा उस टाइम पे यूज़ नहीं किया था। सर आई कम्प्लीटली एग्री, क्योंकि मैंने भी व्हाट्सएप था उस टाइम, और यूट्यूब भी जब थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करना है तो कुछ ना कुछ वीडियो एट द डे एंड देख ही लेंगे, इतना मगअप हो गया। बाकी जब आप उस फेज में इन्वॉल्व हो, उस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, डेडिकेटेड हो, तो आपका खुद ही मन उस टाइम इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं टाइम के लिए कि मेरा एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है, हर बंदा पढ़ रहा है, इतना ऑलरेडी कंपटीशन है। तो मुझे नहीं लगता कि उस माहौल में आपका मन भी करेगा कि आप उससे आपको कुछ मतलब रिलैक्स होगा भी उस चीज़ को मतलब देख के कि आप कंटिन्यूसली स्वाइप ही करे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि उस टाइम इंस्टाग्राम इतना वो नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इस चीज़ की, तो लोगों को है थोड़ा सा, मतलब मुझे आज के टाइम पे है, उस टाइम तो होता तो शायद पता नहीं क्या होती कंडीशन। पर ये कि शायद मतलब यही होता है कि जब आप मतलब जब इतने इन्वॉल्व हो किसी चीज़ के लिए, डेडिकेटेड लो, तो आपको मन नहीं करेगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सर कि सबकी कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। मेरा तो सिंपल था कि भाई मैं नहीं पढ़ सकता, कोई मुझे बोलते 2 घंटे पढ़ लो और मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं 3 घंटे पेपर देने के लिए बड़े मुश्किल से बैठता था। तो मैं सिंपल था कि हाँ 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं 5 से 10 मिनट यूट्यूब देखूंगा। मेरे को एनिमे पसंद था, मैं एनिमे देखूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। 1 घंटा मैं कायदे से पढ़ूंगा। मेरा तो ये सिस्टम था। डिपेंड करता है सर, खुद को ट्रीट दे रहे के नहीं, पोमोडोरो टेक्निक, ट्रीट देना जरूरी है। ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर 24 में से 8 घंटे में 16 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 16 में से 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आप एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी अगर मुझे अपना माइंड रिलैक्स करना है, मैं कुछ सीरीज देख लूंगा या कुछ कॉमेडी स्टफ देख लूंगा या कुछ भी देख लूंगा। ऐसा नहीं कि सोल इनटू एकदम आप बुक्स में ही घुसे रहें। प्रिपरेशन आप ऐसे प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते, आप पागल बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, बहुत जल्दी मोनोटोनस हो जाएगा। आप 1-2 दिन कर लोगे फिर एकदम ही आपका सर, क्योंकि ये है ना कि बॉडी को रिचार्ज होने के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आप बुक देख रहे हैं 4 घंटे, तो बॉडी को 1 घंटा दीजिए जिससे दिमाग से थोड़ा सा प्रेशर हटे, फिर वो 1 घंटे बाद फिर रिचार्ज हो जाएगी बॉडी। तो आप ऐसे बीच बीच में कोई भी सोर्स है आपको जिससे अच्छा लगता है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। वेब सीरीज देखना है, टीवी देखना है, गाने सुनना है, कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूब चलाना है, तो बहुत बेसिक चीज़ है वो। सर मैंने तो फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया था। और ऐसा नहीं मैंने चलाना बंद कर दिया था, मोबाइल में अनइंस्टॉल कर दिया था, क्योंकि मोबाइल में ऐप रहता है, टैब किया खोल लिया, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। जब भी मेरे को चलाना रहता था तो वो गूगल पे जाके टाइप करके फिर लॉग इन करना, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो उसकी वजह से मेरा ऑटोमेटिकली फेसबुक का टाइम धीरे धीरे कम हो गया।
ये सही टेक्निक है सर एक्चुअली, जिसको नहीं हो पा रहा है वो डिलीट कर दे, ज़्यादा सही है। इसमें कौन सी सामने दिखेगा तो करेगा यूज, नहीं दिखेगा तो बाकी क्या ही व्हाट्सएप तो फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो हम चाहे हमारे डाउट्स हो गए, चाहे कोई भी स्टडी मटेरियल हो, तो इजी शेयर करने के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर्सनल मैसेज भी करने लगे होंगे तो फिर ऐसे एक सर एक और चीज इसमें, जैसे आप कुछ ऐप्स भी आते हैं कि आप उनको एक्टिवेट कर दो तो आप और कोई ऐप यूज नहीं कर पाओगे, तो आप स्टूडेंट्स उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यूज करता था कि हाँ, अब जैसे मैं कह रहा हूँ आपको 1 घंटा मैं नहीं छेड़ूंगा अपने आप को, मैं बस 1 घंटे उसको लगा दूंगा और 1 घंटे वाला अलार्म बज जाएगा, मैं चलो अब ट्रीट का टाइम आ गया, आपके मोबाइल में नेगेटिविटी बहुत जरूरी है। हाँ। एसेंशियली जो सोशल मीडिया का आज के समय क्रेज है या लिमिट करने की बात है, तो ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। और जैसा कि डिस्कस किया भी गया कि अगर आप राइट प्रिपरेशन में हैं, अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो खुद ब खुद आप सोशल मीडिया विच इंक्लूड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और एनी अदर सोर्स विच वेस्ट टाइम, वो आप कम ही कर देंगे, खुद ब खुद कम हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है जितना। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटा में लेट से 15 घंटा पढ़ेंगे ही, तो बिकॉज क्वालिटी स्टडी के लिए आपको अपने आप को रिलैक्स करना जरूरी है। रिलैक्स करने के इंडिविजुअल साधन होते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से रिलैक्स करते हैं। कुछ लोग योगा करके करते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुन के करते हैं, कुछ लोग कार्टून देख के करते हैं, कुछ लोग सो के करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीका है रिलैक्स करने का। बट यस, अगर सोशल मीडिया से टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसे अनइंस्टॉल करना ही बेटर है, बिकॉज दीज थिंग विल हर्ट यू। आप जानिए कि ये कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, ये रेड ओशन है, ये ब्लू ओशन नहीं है जहां पे आप कुछ इनोवेट कर रहे हैं। यू आर इनटू रेड ओशन एंड रैट रेस, एक दूसरे को लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे तो जितना अच्छा प्रिपरेशन आप करेंगे, जितने सुचारू रूप से करेंगे, जितने डेडिकेटेड करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो in this segment we discuss about the GATE preparation and the GATE journey. Now we are switching gears to interview section, that after you have cleared GATE with flying colors and very good rank and got into various PSUs, so we'll discuss about in what all PSU did you got through after your GATE examination, and what was your interview experience in various PSU, and how did you prepare for an interview? Interview in PSUs is different from interviews in other organizations, for example BARC, ISRO, DRDO, क्योंकि ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ये आपको एज एन इंजीनियर अपॉइंट कर रही हैं, ये आपको चाहती हैं कि आप में वो टेक्निकल स्किल्स हों और वो अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की और सब्जेक्ट्स को लेके, तो ताकि वो आपको और कॉम्प्लीमेंट करके एक बेटर, क्योंकि ये लोग सर साइंटिस्ट की पोस्ट पे आपको रिक्रूट करते हैं, तो आपको एक बेटर टेक्निकल पर्सन बनाना चाहते हैं। PSUs में हालांकि उनका रिक्वायरमेंट सर ये होता है, क्योंकि एज एन ऑफिसर आपको अपॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप IHL में आते हैं, आप एज एन ऑफिसर रिक्रूट, तो ऑफिसर में उनको नॉट जस्ट आपको टेक्निकल स्किल्स उनको वो चेक करते हैं, वो आपकी देख चुके हैं कि आप एग्जाम क्रैक करके आए हैं। उसके अलावा सर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान और देते हैं। प्रोफेशनल स्किल्स में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपका कैरेक्टर, आप एज ए पर्सन कैसे हो, तो वो आपका इंटरव्यू में बहुत जज करेंगे। आप एज ए पर्सन कैसे हो, आपकी लीडरशिप स्किल्स कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आप चीज़ों को लेके कैसे सोचते हैं ना, आप क्रिएटिव है कि नहीं है अपने फ्री टाइम में। आप हो सकता है कि आप पढ़ते अच्छा हो, लेकिन उसके अलावा आप बहुत बोरिंग पर्सन हैं, तो वो सब चीज़ें वो बहुत जज करते हैं। तो खासकर कि PSUs के इंटरव्यू की बात करूं, तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है इंटरव्यूज के लिए, तो दो तीन चीजें हैं जिस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ता है सर, कि आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी इंटरव्यू हो, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप कौन है, कहाँ से आते हैं, वो चीज़ कहाँ से, किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन से कॉलेज से आते हैं, वो कॉलेज का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब चीज़ें ऑल अराउंड आपको अपने बारे में बहुत पता होना चाहिए। फिर इसके अलावा सामने जो बैठा हुआ है उसके बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए। सामने अगर एक पैनल बैठा है जो कि एक फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कहाँ स्टैंड करती है इंडिया में, क्या उसका विजन है, क्या उसका मेन मार्केटिंग एरिया है, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये प्रिपरेशन करके जाते हैं तो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि
जो बंदा है ये रिसर्च करके आया है, ये ऐसा Serious नहीं है कि candidate सीरियस है। कैंडिडेट है, ये कंपनी को लेके सीरियस है, ये नॉट जस्ट एनी अदर पर्सन जो कि इंटरव्यू देने आया है। तो ये चीजें थोड़ा डिफरेंशिएट करती हैं फॉर श्योर। फिर उसके अलावा सर टेक्निकल स्किल्स है, जैसे मेरे इंटरव्यू में टेक्निकलिटीज में वो लोग इतना गए नहीं थे। मेरे को उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन फॉर इंडियन ऑयल मैं बता रहा हूँ, तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछे थे और उसी में वो सेटिस्फाई हो गए थे कि ठीक है, एक नॉलेज तो है आपके पास। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं, कि क्योंकि वही चीज़ है जहाँ पे वो लोग आपको जज कर सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है इन द कॉलेज टाइम। तो कॉलेज प्रोजेक्ट्स के बारे में आप थोड़ा सा थरो हो जाएं। अगर आप वर्कमैन है, कहीं पे काम कर रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी वर्किंग है तो फिर आप अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में थरो हो जाएं कि आप प्रीवियस कंपनी में क्या रोल पे थे, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आप वो कंपनी छोड़ के इस कंपनी में आपको क्या बेटर दिखता है ताकि आप ये ज्वाइन कर रहे हैं। अगर रीजन उनको स्ट्रांग लगा तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले से एक ये रीजन है कि लोग जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ना चाहता है, इसमें क्यों आना चाहता है। अपार्ट फ्रॉम मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसके अलावा भी अगर आपके कोई और रीजन है तो आप अच्छे से खुल के बताएं वहाँ पे कि मेरा ये इश्यूज है, मुझे कंपनी वो स्टैंड पोजीशन नहीं देती है जो मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये बहुत रीजन हो सकते हैं। मेरे केस में क्योंकि मैं फ्रेशर था सर, तो मुझे उन्होंने मेरे कॉलेज के बारे में पूछा, हॉबीज के बारे में पूछा, फिर इन जनरल वो मुझे IOCL के बारे में पूछा कि IOCL के बारे में क्या जानते हैं, मैं कब की कंपनी है, क्या करती है कंपनी, कितने विंग्स हैं, कितने वर्टिकल्स हैं। फिर मुझसे उन्होंने पूछा था कि आप डेली लाइफ में IOCL कैसे, कौन से प्रोडक्ट है जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो एक अंदाजा होना चाहिए आपको कि आप किसके बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे तो बहुत इजी हो जाता है इंटरव्यू। आपको रिलैक्स रहना है बेसिकली। इंटरव्यूअर सर, हर इंटरव्यू में एक चीज़ हमेशा बोली जाती है, इंटरव्यूअर आपको अपॉइंट करने आया है, ना कि आपको रिजेक्ट करना। आप जितना ज़्यादा इंटरव्यूअर को मौका देंगे उतना ज़्यादा आपसे पूछेगा। तो आप ऐसी चीज़ें अपने बारे में बताइए जिसमें आप बहुत श्योर है, आपका पोटेंशियल है। वरना आप अगर उसको ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देंगे तो फिर वो अपने हिसाब से पूछे, जो कि आपके लिए हो सकता है गुड पॉइंट, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम बैड पॉइंट हो जाता है। तो स्टैंड आउट करने के लिए आप ड्राइव कर सकते हैं इंटरव्यू को मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरा एक्सपीरियंस अब यही था। बाकी दूसरे इंटरव्यूज में भी जैसे मैंने राइट्स का NMDC का इंटरव्यू दिया था, NMDC के इंटरव्यू में भी ऑल्दो क्योंकि NMDC में सीट्स बहुत कम थी और मेरी रैंक उतनी नहीं थी, मैं टॉप 100 में नहीं था, तो वो क्रैक नहीं कर पाया, मैं वेटिंग में था उस टाइम पे। लेकिन इंटरव्यू मेरा वहाँ भी बहुत अच्छा गया था। वो भी टेक्निकलिटीज में इतना नहीं कहते, वो जनरल मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाई डू यू वांट टू कम इनटू अ PSU, व्हाट बेनिफिट्स डू यू सी इन अ PSU, ना आपकी हॉबीज क्या है, रिटर्न में क्या करते हैं और आप कहाँ से आते हैं। तो ये बेसिक जनरल क्वेश्चन था। IOCL का इंटरव्यू अराउंड मेरा 20-25 मिनट्स चला था। तो अराउंड आप मान के चलिए PSU का इंटरव्यू 15 to 25 मिनट्स के अराउंड ही कंप्लीट करते हैं। तो आपको उतना प्रिपेयर करके रखना जरूरी है। मेरे केस में भी मतलब मैं एक जनरल स्टैंडर्ड भी बता दूंगी कि इंटरव्यू के लिए मतलब मैंने क्या बना के रखा था। बाकी जो मैंने इंटरव्यू फेस किए थे, तो पहले मुझे भी लगता था कि इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज़ है। तो कॉलेज में मैंने पहली बार तो कोई ना मैंने प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई किया, ना मैंने कोई इंटरव्यू फेस किया। जो मैंने पहला इंटरव्यू फेस किया वो था गेट के ही थ्रू, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन था, और जो कि इंटरव्यू कॉल कन्वर्ट भी हो गया था, मैंने ज्वाइन भी किया था और फिर ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ दिया था। तो जो जैसे मतलब मैकेनिकल के लिए मैं बोल सकती हूँ कि जो NPCIL है, या जैसे वैभव ने बात का भी इंटरव्यू दिया है, मैंने ISRO का भी इंटरव्यू दिया है, या DRDO भी आप ले लो, तो ये सारे जो इंटरव्यूज है वो प्योरली आपका मतलब मेजरली फोकस करते हैं आपके टेक्निकल स्ट्रेंथ पे, और आपसे मतलब एक्सपेक्ट भी करते हैं टेक्निकल में। तो आप जो तैयारी करें वो एक जनरल तैयारी ही करें, ऐसा नहीं करें कि अभी IOCL के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि शुरू में ही जैसे ही गेट खत्म होता है तो आप फिर लग जाते हो कि अब अगर मेरी रैंक एक्सपेक्टेड है या अच्छा स्कोर एक्सपेक्टेड है तो इंटरव्यूज कॉल तो नेचुरली आने और सारे तरीके के PSUs के आएंगे, या आप सेपरेट एग्जाम्स में भी बैठ रहे हैं। जैसे ISRO जो था वो मैंने सेपरेटली दिया था, रिटन क्वालिफाई किया था। तो आप हर तरीके का एक ही बार में तैयारी कर लीजिए। तो सबसे मतलब 3-4 चीजें मैं सम अप कर सकती हूँ कि जो मैंने अपनी लिखी थी कि एक छोटी सी डायरी बनाई थी। तो सबसे पहले तो आपको आपका इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कीप इट सिंपल, कीप इट स्मॉल, पर बहुत मतलब एकदम हाँ इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और काफी कंसाइज हो के प्रिसाइज हो और आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके। जैसे मतलब बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और थोड़ा सा क्विक होना चाहिए। मतलब आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में अगर टाइम लग रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि आप उस चीज का बर्डन लो। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा डिफाइन तैयार कर लो, क्योंकि वो आपको आप किसी भी तरीके के इंटरव्यू में चल जाओ,
देना ही पड़ेगा। अपना बेसिक डिटेल्स कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग की है, जो भी किया है और किस फील्ड में की है, और मतलब क्या आपका मतलब आपका पर्सनल हॉबी क्या है, छोटी मोटी अपने बारे में जो डिटेल्स है माइन्यूट, कि आपका एक आपके बारे में व्यू मिल जाए जो सामने वाला इंटरव्यू है उसको। उसके बाद आपको अपने 5 फेवरेट सब्जेक्ट चूज करके ही रखने हैं, चाहे वो टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला हो चाहे नहीं होने वाला हो। और हर जगह आप जाएंगे, मतलब मैंने एमपीसीएल का इंटरव्यू देखा है या आईओसीएल का इंटरव्यू, ऑल्दो आईओसीएल वाले इतना पूछते नहीं, आईओसीएल में इतना पूछा नहीं जाता टेक्निकल, पर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मतलब जो आईआईएससी बैंगलोर का भी मैंने जितने 4 इंटरव्यू दिए 4 डिफरेंट स्ट्रीम के लिए, तो उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता था आफ्टर इंट्रोडक्शन कि मतलब नेम योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो उन्हीं 5 फेवरेट 6 फेवरेट पे ही स्टिक रहते हैं, या एकदम ही अपोजिट चल जाते हैं कि ये तो आपके फेवरेट है तो आपको आते ही होंगे, तब हम अपार्ट फ्रॉम दिस वी लास्ट यू। तो इसलिए अपने 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे चूज करके रखें, और हो ही जाता है नेचुरली कि आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसी मतलब ग्रिप बनी जाती है कि आप उसके लिए थ्योरी में या कंसेप्ट पे बहुत कंफर्टेबल होते हैं इतना पढ़ने के बाद गेट के लिए। तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर कर ले, छोटा सा रखें उसको। दूसरा, आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, और इंटरव्यू में जाने से पहले उसको लाइटली ना ले, क्योंकि आपने रिटर्न निकालने के लिए इतनी मेहनत की है। और यूजुअली ये हो जाता है कि रिटर्न निकल जाता है, जब इतने सारे कॉल्स होते हैं ना हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं, थोड़े से मतलब उस चीज को लेके फॉर ग्रांटेड हो जाते हैं कि अब काफी सारे ऑप्शन है, कोई ना कोई कन्वर्ट हो जाता है। पर बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने इंटरव्यू को इतना लाइटली ले लिया कि इतना अच्छा रैंक सिक्योर करने के बाद भी वो अपना ड्रीम पीएसयू या ड्रीम कंपनी में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, और दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर। तो इसलिए थोड़ी सा टाइम रहता है इंटरव्यू का, जो टाइम गैप रहता है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ठीक है रिलैक्स हो सकते हैं, पर उस लेवल पर रिलैक्स ना हो कि जो आपने इतनी मेहनत की उसको मतलब पूरा पानी कर दिए। तो इसलिए मैं कहूंगी कि अपना 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट फेवरेट सेलेक्ट कर ले, उसके बारे में हमेशा पढ़ के जाए, चाहे आपको लगे कि आप कितने भी प्रिपेयर हो इंटरव्यू से पहले, पर थोड़ा सा एक फ्लो आ जाता है, फ्लो बन जाता है आपका जाने के पहले। तो उन 6 सब्जेक्ट के जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, या कोरा से पढ़ लें। मैंने मतलब पर्सनली कोरा से पढ़ा था, और मेरे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे कोरा से। जो क्वेश्चन थे, एनपीसीएल का जो इंटरव्यू था वो मेरा 50 मिनट चला था और प्योर टेक्निकल था, इनफैक्ट रियलिस्टिक था कि चीजों के मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उन पे बेस्ड क्वेश्चन थे, वहीं पर ही पूछे जा रहे थे सिनेरियो क्रिएट करके। तो कोरा जरूर पढ़ लें, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि कोरा जरूर पढ़ के जाएं। उसको सभी लोगों ने, काफी बच्चों ने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट सब्जेक्ट का एक बार कोरा रीड कर लें। और बाकी तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसी कोई एडवाइस है, क्योंकि जैसे आईओसीएल है या बीपीसीएल एचपीसीएल है, इनके इंटरव्यू में जो पीआई वाला राउंड तो है, तो जीडी वाला राउंड भी होता है। तो हम लोग जब नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो हमें लगता था कि बाप रे जीडी में क्या होगा, ऐसा ग्रुप डिस्कशन में, या मेरा जीके इतना अच्छा नहीं है, या मैं करंट अफेयर से इतना अवेयर नहीं हूँ। तो उसमें इतना मतलब पैनिक नहीं होना है। एक तो उसका परसेंटेज जो है मार्क्स का वो बहुत कम रहता है जीडी का, और प्लस उसमें वो टॉपिक इतने जनरलाइज रखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट या डिजिटल इंडिया जो है, ऐसे टॉपिक थे। मतलब मुझे याद है कि मेरा टॉपिक शायद डिजिटल इंडिया ही था आईओसीएल का। तो टॉपिक बहुत जनरलाइज आएंगे, तो आप इतना उसमें टाइम मगअप ना करें, अपना टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रखें। और जो भी टॉपिक है, अगर आपको उसकी जानकारी नहीं भी है तो पहले लोगों को मौका दे, सुन ले। अगर आप उस टाइम समझ नहीं पाए उसकी क्या टॉपिक दिया जिस पे बात करनी, तो लोगों को सुन ले, उसी से पॉइंट पिक करें, उसी को मोल्ड करके फिर से रिफ्रेम करके बोले। क्योंकि वो ये नहीं देखते कि आपको हर चीज की नॉलेज है, वो ये देखते हैं कि आपने पार्टिसिपेट किया, चाहे आप मतलब क्लोज, हाँ बस आपका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। तो यही मेरे सर पॉइंट है इंटरव्यू के लिए। मेरा सब कहना ये है कि जैसे मैम कह रही है कि जैसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मुझे लगता है लोग अंडर कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल कि ये रहता है वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार पढ़ाई तो कर लेते हैं सब, चलिए ठीक है, क्लास अटेंड कर ली, रास्ता मिल गया, पढ़ लिए। अब जो शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उनमें से, उनको अपनी टेक्निकल नॉलेज पे तो चलो एक सर्टेन लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है, बट जो पर्सनालिटी वाला लेवल होता है उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। मुझे भी नहीं था, मतलब क्योंकि आपने कभी वो फेस ही नहीं करी होती चीजें, 1-to-1 नहीं करी होती आपने फेस। प्लस लोगों को अपनी इंग्लिश के लिए भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपके मोस्टली इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं, बट कुछ कंपनीज अच्छा करती हैं, वो कहती हैं आप इंग्लिश हिंदी जैसा आपको फील हो आप बोल सकते हैं। बट चलिए पहले बात जो इंग्लिश की है, इंग्लिश की तो आप अपने जैसे कुछ क्वेश्चंस तो प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप एक अपना वेल वर्स इंट्रोडक्शन आप एटलीस्ट प्रिपेयर करें। अब उस इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप ये करिए कि कंसाइज तो आप उसको रखेंगे,
बट उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी ऐड करने की आप कोशिश करिए कि जिससे उनको पता चले कि आप इंटरेस्टिंग हैं, या जो आपको डिफरेंट बनाती है। क्योंकि अगर उन्होंने 100 लोगों को बुलाया है, आप 100 लोगों के मार्क्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैंगे, सो द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अलग है। आप अगर वो अपने आप दिखा पाते हैं तो आपको इंटरव्यू में नंबर मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली ज़्यादा, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, आप अप टू सम लेवल अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और वो तो मतलब मुझे लगता है कि उसमें आप बहुत इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आप कुछ क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। दूसरा, कोरा की हेल्प कीजिए। कोरा से आपको एक काफ़ी अच्छा मिल जाता है, मतलब कंसाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्योंकि देखिए सर, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी पता है कि टॉपिक कितनी डेप्थ है इसकी और वो क्या आंसर कर सकता है। जब इंटरव्यूअर को अगर सर क्वेश्चन किसी से पूछना है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ना दे जवाब, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप नहीं दे पाओगे, ठीक है सर। तो पहली बात तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं तो मुझे चीज़ें पता हैं, और सामने वाले को भी पता है कि मुझे चीज़ें पता है, तभी मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं। अगर वो मुझे रोस्ट भी कर रहा है तो वो मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मैं डर जाऊंगा, कि सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता सर। ये आपके जब माइंडसेट में आ जाएगा तब आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं। एटलीस्ट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं पता उसका आंसर टेक्निकल में, तो आप बोल देंगे सर आई डोंट नो। लिटरली मैं कह रहा हूँ, मेरे इंटरव्यू में 5 पैनलिस्ट थे, 5 में से एक ने मुझसे टेक्निकल पूछा था और उसने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और मैं दोनों का जवाब नहीं दे पाया, और फिर भी हो गया मेरा सिलेक्शन। क्योंकि बाकी जो चारों थे उनसे मतलब पर्सनैलिटी लेवल में बात सही हो गई, और टेक्निकल तो उनको पता ही कि हाँ गेट में अगर इसने क्वालिफाई किया तो टेक्निकल साउंड होगा, हो सकता है फॉर सम रीजन अभी ये ना आंसर कर पा रहे। तो मेरी एडवाइस तो यही है लोगों से कि आप पहली बात तो आप इंटरव्यूअर को समझिए, कंपनी को समझिए कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। जब आप ये समझ लेंगे कंपनी क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, फिर उस डायरेक्शन में ही वर्क करिए, और अपनी शॉर्टकमिंग्स आपको भी पता होनी चाहिए कि क्या है और उसके ऊपर वर्क करिए। तो एसेंशियली इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि कुछ चुनिंदा चीजों का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा, जिसमें कि नंबर 1 है कि हम कहाँ से आते हैं, द सिटी फ्रॉम विच वी हेल फ्रॉम, द स्टेट फ्रॉम विच वी हेल फ्रॉम, द कॉलेज फ्रॉम विच वी ग्रेजुएटेड। इन तीनों चीज का इन एंड आउट हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारी सीपी है या डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बारे में हमें इन एंड आउट पता होना चाहिए। क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या हॉबीज है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एसेंशियली हम इंटरव्यू अगर आफ्टर क्लियरिंग गेट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो जैसा कि डिस्कस किया गया कि नाउ वी ऑल आर इक्वल, नाउ हाउ टू डिफरेंशिएट आवरसेल्फ। उस डिफरेंशिएट के लिए ही आपका क्लास 10, 12 ग्रेजुएशन में आपने जो टाइम स्पेंड किया, उसमें कितना को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की, अलॉन्ग विद कितना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके। आपके 5-6 सब्जेक्ट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस फील करोगे व्हेन यू गो इनसाइड द इंटरव्यू रूम। वो कॉन्फिडेंस विल हेल्प यू टू क्रैक द इंटरव्यू। ये जरूरी नहीं कि उससे उन 5 सब्जेक्ट से पूछा जाए या 5 के अलावा से पूछा जाए या 2 क्वेश्चन पूछा जाए या 5, बट वो कॉन्फिडेंस आपको जो यहाँ पे आएगा वो हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्लियर करने में। वी कैन हैव आवर ओन ग्रुप ऑफ गुड फ्रेंड्स, they can help each other in helping each other for clearing various examination, and we can also make use of social we can also make use of platform like Quora or YouTube, where we can get the questions which are asked in different PSUs. Also the interview of PSU and different institution like BARC and NPCIL are different, which essentially means one has to prepare for those examinations where we are going. Essentially you must know the company where you are appearing apart from your personality. So brief में इंटरव्यू की ऐसे तैयारी की जा सकती है। इसके बाद I would like to listen from you all, since you all hail from very good college, IIT and state government college. Why you all must have very good offers from very good private company and very good offers from
top universities after clearing GATE examination. Why you all joined public sector undertaking rather than going for job in private sector or going for higher education after GATE? मैं स्टार्ट करना चाहूँगा इस पे कि like opting anything is first of all an individual choice. So सबकी कंडीशन के हिसाब से उनका प्रेफरेंस चेंज हो सकता है. अब क्योंकि गेट के बाद आपके पास थोड़े ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, आप क्या परस्यू करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप अगर कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन एंटर करना चाहते हैं, आप इजीली नॉट थ्रू गेट बट विद द सेम प्रिपरेशन किसी एग्जाम को क्रैक करके आप एंटर हो सकते हैं. PRDO, बार, NCCIL से बहुत ऑप्शन रहते हैं. इसके अलावा सर एक ऑप्शन रहता है कि आप PSUs ज्वाइन कर लें. तो PSUs ज्वाइन करना जो रहता है, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि PSUs ज्वाइन करेंगे गेट के बाद. एक और ऑप्शन रहता है कि सर आप MTech कर लें, MS कर लें, हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू कर सकते हैं. NEET ज्वाइन कर सकते हैं आप PGDI कोर्स के लिए. तो ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं और मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन बुरा नहीं है. इट जस्ट डिपेंड्स कि आपका प्रेफरेंस क्या है. इवन अगर आप MTech के लिए जा रहे हैं, MTech अच्छा IIT से MTech कर रहे हैं आप हो सकता है कि 2 साल बाद आप इससे बेटर पोजीशन पे हो. तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंस क्या है. रिगार्डिंग PSU, क्योंकि मैंने PSU चुना है, तो जो रीजंस मुझे बेटर लगे वो ये है कि सर PSU वर्किंग इन अ PSU इज इन इटसेल्फ अ रेप्यूटेड जॉब. आप कंट्री की ऐसी टॉप 4 या 5 कंपनीज में ऐसे वर्क करेंगे जो कि नॉट जस्ट एक कंपनी है, वो एक पार्ट है कंट्री का. तो इसके अलग चैलेंजेस हैं. अगर कोई और कंपनी ज्वाइन करूँगा उसके अलग चैलेंजेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड रेप्यूटेड जॉब रहती है PSU से अगर आप में काम करते हैं तो. सेकेंडली क्योंकि एक गुड अमाउंट ऑफ पैकेज देती है आपको, तो सबका मॉनेटरी बेनिफिट जो है, सबका प्रेफरेंस रहता है कि अगर हम कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो हमें सैलरी अच्छी होनी चाहिए, या फिर हमारा वर्क लाइफ है जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है सोसाइटी में, वो अच्छा होना चाहिए. तो वाइल प्रिपरेशन सबको ये सबका रहता है कि हम अच्छे PSU में क्रैक करेंगे. और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, सबका एक अलग से अट्रैक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो एक रीज़न रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सर 5 महीने IIT में भी था, MTech कोर्स कर रहा था IIT ज्वाइन करने से पहले. तो वहाँ पे भी डिफरेंट एनवायरनमेंट था. मेरा रीज़न थोड़ा सा अलग था कि मुझे जो कोर्स करना था वो मुझे उस टाइम मिला नहीं था IIT में, तो मैंने फिर PSU में एंटर किया. और क्योंकि IITs में अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ पढ़ते हैं आप एक अलग व्यू देखते हैं एज इन फॉर जॉब. तो वहाँ भी बहुत कंपटीशन हर जगह है सर. आप यहाँ पे किसी PSU में आएंगे तो ऐसा नहीं कि आप इजी हो जाएगा आपके लिए. यहाँ पे आके आपका अलग कंपटीशन है. यहाँ पे आपको एक्सेल करना तो अलग कंपटीशन है. लेकिन PSU प्रोवाइड्स यू दैट अमाउंट ऑफ ऑनर, आई वुड से दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एज वेल. तो वो चीज़ के लिए जो लोग वो चीज़ को पसंद करते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं PSU के. सर सेम ही है, मैंने मैक्सिमम कवर कर ही दिया. सारे पॉइंट कवर ही कर दिए कि मॉनेटरी बेनिफिट है या जॉब सिक्योरिटी है, या वो एक फेज ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हाँ एक जॉब सिक्योरिटी आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए. पर मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि हायर स्टडीज़ भी एक मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है. काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हैं जो हम शायद जॉब में आने के बाद सोचते हैं कि नहीं अगर ये कर लेते और उसके बाद जॉब करते हैं, ये जॉब हमें तब भी मिल जाती है या इससे बेटर भी मिल जाती. तो थोड़ी सी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो मतलब फिर डायरेक्शन है वो और ज़्यादा ओपन हो जाती है आपके फर्दर जॉब वाले करियर में भी. अभी आप मतलब जैसे मैं ज्वाइन कर ली, डायरेक्ट BTech किया और फिर मतलब तैयारी की और तैयारी के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया. अगर मैं MTech करती तो ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तब भी होती, इस पैकेज पे भी होती, मे बी इससे बेटर पैकेज पे भी होती, पर एक एक्स्ट्रा डिग्री होती तो एक एज होती. मतलब ऐसा किसी पॉइंट पे मुझे फील होता है जब मैं स्विच करने का सोचती हूँ कि अगर शायद वो एक्स्ट्रा डिग्री होती तो हम अभी भी स्विच कर सकते. क्योंकि एक बार आप जॉब में आ जाते हो तो फिर मतलब उस सारी चीज़ों को होल्ड बैक करके फिर प्रिपेयर करना, फिर आपको मास्टर करने के लिए निकलना, तो काफ़ी सारी चीज़ें भी होती है कि आपको NOC भी एक्वायर करनी पड़ती, बहुत कुछ मतलब कंडीशन लग जाती है, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्सनल रेस्ट्रिक्शंस खुद ही इतने बिल्ड हो जाएंगे कि आप मतलब इतना ईजी नहीं है यहाँ से फिर निकलना. तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि एक बार मतलब जैसा अभिषेक ने कहा कि सोचें ज़रूर कि आप क्या, ठीक है हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटी है. तो अगर आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है फर्दर स्टडीज़ के लिए तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आप PSU तब भी ज्वाइन कर सकते हो और फर्दर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल ही जाएगी और इतना पैकेज आपको तभी मिल ही जाएगा. और आप अगर हायर स्टडीज़ करोगे तो स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट देती ही है, तो आपको एक मतलब मॉनेटरी बेनिफिट तब भी मिल जाएगा एक मतलब
कुछ नहीं से तो एक बेटर वाली सिचुएशन में होंगे, और प्लस आपका एक एक्स्ट्रा फेदर ऐड हो जाएगा, तो अच्छा ही है। हाँ, और नॉलेज भी बढ़ेगी। हाँ, नॉलेज भी बढ़ेगी और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। तो मतलब वन शुड मेक द डिसीजन वेरी कॉन्शियसली। So in a brief tenure that you have that you all four have spent in IOCL, what all profiles have you give a brief about, just in a line or two, what all profile have you seen in Indian Oil, and how a job in Indian Oil, as the tagline of Indian Oil is care, innovation, passion, trust and nations first, the how it gels with the tagline and how your profile is helping you in nation building. सर पहली बात तो कि जैसे इंडियन ऑयल एनर्जी सेक्टर है, तो एनर्जी का गवर्नमेंट की बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे अगर आज की डेट में हम सिलेंडर्स के ऊपर काम करते हैं, एलपीजी के ऊपर काम करते हैं, तो एलपीजी घर घर में अवेलेबल है और उसको अवेलेबल कराना हमारा काम है। और उसकी इम्पोर्टेंस सब मतलब शायद फैमिलीज़ को पता ना हो अभी सिलेंडर्स की इम्पोर्टेंस। जब उनके घर में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तब उनको पता चलता है कि हाँ ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए। एनर्जी सर मतलब इंडियन ऑयल मुझे लगता है काफ़ी लीडिंग मतलब नेशन की डेवलपमेंट को बहुत लीड कर रहा है। अगर मतलब आप देखा जाए तो कि पेट्रोल, डीजल एंड सेवरल प्रोडक्ट्स वो सब चीज़ें इतना करती है कि आपको कई बार प्राउड होता है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट इंडियन ऑयल के प्रोडक्ट हर घर में है और हर पर्सन ही यूज करता है, and the officers of Indian Oil as well as various stakeholders of Indian Oil is working very very hard to make them reach to the last mile, चाहे वो लद्दाख में अवेलेबिलिटी ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड सिलेंडर्स हो, चाहे वो अंडमान एंड निकोबार में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो। So everywhere the product is of Indian Oil are ubiquitous, and it's only the effort of Indian Oil officers and the channel partners that those things are available at those places. So in that way you all are helping in the nation building, or you all are moving towards the nation first tagline. Not only that, also that it is not just another government company as well. Indian Oil is also a corporate, like it has a touch of corporate and government field for both of them together. Because यहाँ पे काम करके आपको ये नहीं लगेगा सर कि आप जस्ट एक आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप एक जॉब कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसे सेक्टर में जहाँ पे कंपटीशन है, तो आपको डेली यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे भी फील होगा कि आपको कुछ एफर्ट डालने हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ का ध्यान मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ध्यान अच्छे से रखेगी, लेकिन आपको भी कंपनी को देना पड़ेगा एज इन ऑल अदर कंपनीज आई गेस। तो वो चीज़ नहीं सर, यहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा और डेली अलग चैलेंजेस होंगे। नॉट जस्ट कि आपको जाके कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्क है वो करना है और आपको घर आना है, वो वाला सीन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन है तो आपको भी फाइट देनी पड़ेगी और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। नई लर्निंग सर डेली कुछ ना कुछ होगी। जैसे मेरा टेन्योर इतना लंबा नहीं रहा है कि 1.5 ईयर ही मुश्किल से हुआ है, लेकिन उतने टाइम स्पैन पे मुझे जो फील हुआ है कि लर्निंग बहुत है। आप जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना अच्छा ग्रो करेंगे एज एन आपके करियर में, और उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए इंडिविजुअली। In fact, to add to your point, working in Indian Oil is like working in both government and private sector both. It's like the Buddha's middle path. You are traveling on the both paths simultaneously. You are having the benefit of both the worlds as well as you are having the challenges of both the worlds. After LPG reform in 1991, liberalization, privatization and globalization, many of the companies have entered into the energy sector, and the competition is galore, competition is large, and we all have to keep ourselves on toes to fight with the competition. जैसा कि अंकित ने बोला, सर्वो lubricant industry got deregulated in 1993, and in the present world in LPG also we have competition from the pipeline sector and various other sector and the various renewable energy resources. So we are diversifying in various sectors, but challenges are there, and officers are working very very hard to cope up with these challenges and are excelling also in those sectors also. So it's not if students are
aiming for good rank in GATE and getting into the good PSU, one has to ascertain himself, one has to make himself believe that when they will come here, they have to come and work hard in Indian Oil. Then only they will grow. It's not that they will have only enjoyment. They have to work really genuinely very, very hard. They have to slog more than 10 to 12 hours in a day so that they can excel in the organization. And as told by Vaibhav also, its competition does not end when you give the GATE, when you get into PSU or when you secure very good rank in the PSU. Competition is an ongoing process and one has to excel, and simple way to excel is to enjoy the process. And IOCL provides great opportunity to learn many things. It will keep you, it will provide you all the knowledge and whereabout where you can learn many things, and it will help you to grow also. जो नया वैल्यू ऐड हुआ है IOCL में कि नेशन फर्स्ट, तो वी एक्चुअली फील दिस कि नेशन फर्स्ट सिर्फ कहने के लिए, जैसा वो कह रहे हैं कि कहने के लिए नहीं है, और जैसे ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन, ये वाला टैगलाइन भी चल रहा है। और तो मतलब IOCL इस चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब डिग्निफाइड और मेंटेन भी करता है, अप्रूव भी करता है हर टाइम। और सिर्फ एक जो हायर अथॉरिटी है या मतलब जो हायर अथॉरिटी जो पर्सन है या चेयरमैन है, तो सिर्फ उनके करने से ये चीज़ नहीं होगा कि अगर IOCL मतलब कहीं एक बड़े फोरम में जाके कोई चीज़ केटर कर दे। एक्चुअली जब तक मतलब एक ऑफिसर एक ग्रास रूट लेवल पे मतलब एक जो मतलब इनिशियली जो ज्वाइन किया हुआ ऑफिसर है, उसको भी उतना ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जितना एक हायर अथॉरिटी इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उसका प्रोफाइल अलग हो सकता है, उसका काम अलग हो सकता है, उसका वर्कलोड अलग हो सकता है, पर वैल्यू वही है कि उसको कंपनी की वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपनी पर्सनल लाइफ को भी पीछे रख के, अपने हर चीज को पीछे रख के उसको पहले नेशन को रखना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसा कि जस्ट एक्सटेंडिंग द व्हाट यू आर सेइंग कि ऑफिसर्स को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि जो वैल्यू है, केयर, इनोवेशन, पैशन, ट्रस्ट एंड नेशन फर्स्ट, ये इंग्रेन्ड हो जाती है बिहेवियर में ही। इवन यंग ऑफिसर्स alike the top management works in and out, day in and out, without caring about anything. They start valuing their nation first, then themselves. They put themselves back and nation and our organization up front. So coming to the next and very interesting section of this discussion, what are the perks of IOCL? We'll start with Mr. Abhishek. सर, मेरा जब फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, जब मेरे को पता चल गया था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो सबसे पहले मैंने यही देखा था कि मेरी सैलरी कितनी होगी, मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेरे कुछ दोस्त थे IOCL में, मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या क्या पर्क्स हैं, क्या सैलरी इन हैंड है। तो पर्क्स में ये रहता है कि IOCL का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बेस्ट है अमंग द PSU। ये मेरे को जो भी मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरी ट्रेनिंग के टाइम जो भी मेरे को सीनियर्स मिले, मेरे को सबके मुंह से यही सुनने को मिला कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है जो IOCL प्रोवाइड करती है अपने ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को, उससे बढ़िया आपको कोई अदर PSU नहीं दे सकती। और इसके अपार्ट आपको और भी बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त बताएंगे, क्योंकि सब कुछ मैं ही बोल दूंगा तो फिर इनके पास कुछ नहीं रहेगा। इनफैक्ट आफ्टर वर्किंग सो मच हार्ड, गेटिंग इनटू IIT and clearing GATE examination with good rank and working so much hard, IOCL give due credit to its officers also, and perks are very good. I mean, it's on the industry standard. So if one is coming in IOCL, get assured you will get good perks, good responsibility, good enjoyment in the due process. बिल्कुल सर, जैसे कि मतलब बाकी चीजें तो सेकेंडरी हो जाती है, आपकी हेल्थ और आपकी फैमिली की हेल्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो केयर वाली बात है। हाँ, केयर वाली बात है। अगर आप सिक्योर है, माइंडसेट आपका, माइंड आपका एकदम फ्री है कि चलो देखो मेरी फैमिली को देखने वाला कोई है, तो फिर आप अच्छे से बेटर अपना इनपुट दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कोट, where the mind is without fear and the head is held high. सर, जैसे अपने इंडियन ऑयल में क्या है कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट, जैसे हमने पहले ही बात करी, PSU का बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो जैसे आप देखते जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत मोनोटोनस हो जाती है, आप कुछ नए आइडियाज़ नहीं ज़्यादा कर सकते, आप इनोवेट नहीं कर पाओगे ज़्यादा। वेराज इस कंपनी में ऐसा नहीं है, आपका कोर वैल्यूज में है केयर, इनोवेशन, पैशन, ट्रस्ट। तो जो इनोवेशन वाला पार्ट है
हम देखते हैं मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसे हमारे वो आते रहते चैलेंजेस आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन आते रहते हैं कि आप लोग अपने इनोवेशन के लिए डालिए और उसमें आप डाल सकते हैं, सजेशंस डाल सकते हैं, जिसके लिए आपको बेनिफिट भी किया जाता है मॉनिटरली या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। सो कंपनी आपके जो आइडियाज हैं और सजेशंस हैं उनको एक्सेप्ट भी करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो ये देख के भी आपको अच्छा लगता है कि हाँ आप भी कुछ एक कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कंपनी में, रादर देन कि आपको यू डोंट हैव टू गो विद द फ्लो, आप उसमें कुछ एडिशनल कर सकते हैं, एडिशनल इनपुट ऐड कर सकते हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है PSU मतलब अपने इंडियन ऑयल में तो एटलीस्ट है ही। In fact, to add to Ankit's point, Indian Oil is an ever emerging, growing, and an organic organization where change and growth is a way of life, and it involves the employees in everything. The decisions are democratic, taken in a democratic way. Suggestions are sought for and implemented also. And at very large function they are facilitated also, as told by Ankit. Indian Oil, as we have already discussed, it's a mix of both government and private. And I would also like to add, it is Indian Oil, it is best of both government and private sector, where almost we have made the organization tech savvy, super tech savvy. We have very less use of hardbound files or papers. Everything is online and decisions are taken in a quick fashion. So in that way, we are embracing the innovation, and the officers are passionate and trustworthy, and they put nations first in that regard. और उसके बारे में जो आपने पूछा और उस पॉइंट का रिप्लाई, तो अभिषेक सबसे बेस्ट जो वर्क है आयुषी का वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि जो भी ज्वाइन करने वाला होगा उसको ये पता चल ही जाएगा कहीं ना कहीं कि आयुषी की जो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल बेनिफिट है आफ्टर मतलब रिटायरमेंट या व्हेन यू आर इन जॉब, तो मतलब अपने आप में बेस्ट है और कोई इतना मतलब अच्छी मतलब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं दे रहा है। ये तो मतलब हम लोग काफी अच्छे से क्लियरली बोल सकते हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है, आपको तो दे ही रही है, बाकी आपके फैमिली मेंबर्स के भी कुछ कंडीशन है, कुछ कंस्ट्रेंट्स है। हाँ, डिपेंडेंट जो है तो आपके जब डिपेंडेंट्स तभी हो सकते हैं कुछ कंडीशंस आप फुलफिल करते हो, तो अदरवाइज आपका तो पूरा खर्चा उठा ही रही है कंपनी। बाकी अगर उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं तो आपके डिपेंडेंट जो है फैमिली मेंबर्स है उनको भी केटर करेगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक आपका मेडिकल बेनिफिट हो गया, आप फ्री हो गए, प्लस आपके जो भी मतलब बेसिक नीड्स है कि एक लैपटॉप है, एक आईपैड है, या आपका जो मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जो भी आपको एक मतलब हाँ कैफेटेरिया आइटम है कि आपको एक वो घर सेटअप करने के लिए दे देगी पूरा, कि आपको मतलब HRA तो मिल ही रहा है या आप कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन भी ले रहे हैं, तो one wants to well established. They will put you in a very comfortable position where you will feel comfortable in performing your work. That too very initially, कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप मतलब स्विच करके और आपको लगेगा कि इतना कुछ मैं खुद ओन करता हूँ। ये चीज मतलब वो फीलिंग आपको आएगी इतनी एक छोटी एज पे या इनिशियली आप जब ज्वाइन करोगे कि आप खुद अपना एक घर सेटअप कर सकोगे। इतने बेनिफिट्स मतलब कंपनी आपको दे रही है, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब आपके एक स्पेक्स का तक केयर किया जा रहा है, या उसमें भी फर्दर मतलब बाइफिकेट किया है कि आपका जो मेडिकल क्लेम है वो अलग है और आपका ग्लासेस जो परचेज है वो अलग रखा गया और वो बहुत हैंडसम अमाउंट रखा गया है। It's essentially treat you as a family. हाँ, so we are not supposed to quote everything what is the actual amount we are getting, but we can assure that the amount is very handsome and of industry standard. Get tempted, हाँ, it is of industry standard more also. Simple words if you about what compared to and regarding personal loss, it is more than enough to live a very good life. बाकी सर मेंशन कर ही दिया सर। इसके अलावा जो है सर मुझे शायद याद आ रहा है, इसके अलावा है कि आपको बाकी अगर इसके अलावा भी अगर हाउसिंग फैसिलिटी, हाउसिंग लोन फैसिलिटीज है वो बहुत इजी कर देते हैं कार वगैरह। Yes, HBA is there and that is very competitive and a very good rate. Apart from that, we have cooperative society. So all those perks are there, provided you work very hard. Now we are switching to next question. How is the work-life balance in Indian Oil, Ankit?
सर वर्क लाइफ बैलेंस तो मतलब जैसे डिपेंड करता है, इंडियन ऑयल में भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल है। अब जो मेरी करंट जॉब प्रोफाइल है वो आप उसको कह भी सकते हो जॉब लाइफ बैलेंस के, नहीं भी कह सकते, क्योंकि इट्स 24 आवर जॉब। ऐसा है कि आयुष में बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स है। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसी प्रोफाइल्स है कि जहाँ पे आप सिर्फ एक 8 आवर जॉब कर रहे हैं। ऐसी भी जॉब्स है जिसमें आप 24/7 यू हैव टू कीप योर फोन विद योरसेल्फ, बी अवेलेबल देयर, और यू हैव टू डू एक्सटेंडेड आवर्स, यू हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स। ये सब कुछ है, डिफरेंट प्रोफाइल है, पर ये प्रोफाइल की डिमांड है। क्योंकि जब आयुषेल ने बोल दिया नेशन फर्स्ट तो नेशन फर्स्ट, ऐसा नहीं है कि फिर आप उस चीज से मतलब पीछे हट सकते हैं। तो वी आर नॉट बाउंड टू डू दिस, पर प्रोफाइल की डिमांड ही ऐसी है तो फिर मतलब उस चीज से पीछे नहीं हट सकते। अगर अवेलेबिलिटी आपकी चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े एरिया को केटर कर रहे हो, सब कुछ आपके एक फोन, शायद आपके एक फोन अटेंड कर लेने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रुक सकती है, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। तो ये होता है कि एक्सटेंडेड आवर्स करने पड़ते हैं या आपको ऑफ आवर्स में अवेलेबल रहना पड़ता है। पर ऐसी भी प्रोफाइल है जिसमें आपको सिर्फ 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे आप अच्छे से काम कर दीजिए, 8 घंटे इन्वॉल्व रहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस में यही कहूंगी कि आपको ये लगेगा आईयूसीएल में आके कि भाई मुझे क्या प्रोफाइल मिली, मैं उस हिसाब से अपना माइंड सेट कर लूंगा या कर लूंगी। तो यही है कि इतना डाइवर्स है, इतनी सारी नेचर ऑफ जॉब्स है, तो आईयूसीएल में रोटेशन भी उसी तरीके का है। 80% जो मैंने देखा है अभी तक, मुझे मतलब ये मेरा रनिंग 4th ईयर है, कि रोटेशन होता है प्रोफाइल में। आप ऐसा नहीं है कि आप अगर 6 to 2 या 2 to 10 वाली जॉब कर रहे हैं तो यू विल गो इन दिस वे फॉर योर एंटायर करियर। तो कभी तो चैलेंज आएगा ही आपके पास। तो अगर किसी को कभी ज्यादा करना पड़ता है तो कभी कम भी करना पड़ता है। तो टेक इट पॉजिटिवली, रोटेशन इज देयर। तो वर्क लाइफ बैलेंस में यही कहूंगी कि प्रोफाइल के साथ कम ज्यादा होता रहता है, बट one have to manage his time. Just to add to Simran's point, Indian Oil is a mammoth organization having various divisions like pipeline, refinery, business development, marketing, and within each divisions there are many profiles in which you will switch from one job to another, and even in one job there are various sub profiles also. And if you are seeing 5 of officers sitting here, all have done 2 or 3 profile in our brief tenure of 4, 5, 2 years of job. So remember to take challenges, remember to face the change, as it has already been said, and it's very true, change is the law of nature, and one learns from change, one learns from change of profile. You learn new challenges, you have new opportunities, and there are technologies to help you out. Just have open positive attitude. You are not going to remain in the same profile for more than 3 or 4 years at max. All of us are here who have not just 2 years in an organization. Profile is change, because change is the law of nature. When change will be there, they will learn new thing, you will learn new thing, and your personality will develop, and this is how the personality get developed. So what's your view on सर जैसा कि वैभव और मैम ने बताया कि ये टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल क्या है। अगर जैसा मैं अपना बताऊं कि मैं अभी ऑपरेशंस में हूं तो मेरे 8 आवर शिफ्ट जॉब है या फिर जनरल 9 to 5। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मेरे को रुकना पड़ेगा तो आई हैव टू बी देयर फॉर द कंपनी। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आईयूसीएल के लिए काम करूँ, कहीं ना कहीं मैं ये नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली वी ऑल मस्ट हैव टू बी देयर व्हेनेवर आवर कंपनी रिक्वायर्स अस। So coming to the fag end of this talk, what advice each of you would give to young students who are preparing for GATE examination and want to enter into PSU in general and IOCL in specific? I would start with you. सर मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छे से हार्ड वर्क करिए, अपने फेलियर्स जो है वो काउंट मत करिए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट गया, सेकंड अटेम्प्ट गया। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए हर एक अटेम्प्ट के बाद, और कभी हिम्मत मत हारिए। आप डेफिनेटली कभी ना कभी गेट क्लियर करेंगे और किसी एक अच्छी PSU में जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आईयूसीएल में आप आना चाहें तो आईयूसीएल एक वन ऑफ द बेस्ट PSU है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा इसमें आने के लिए। चाहे वो आपकी गेट प्रिपरेशन हो, चाहे इंटरव्यू है, तो आप हार्ड वर्क करते रहिए, डेफिनेटली यू विल बी। सर मेरा कहना तो ये है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं
पहले आप समझिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कि आपको PSU चाहिए कि आपको हायर स्टडीज के लिए चाहिए। देन उसके बाद जब आप अपना डिसाइड कर लें, आपका मन बन जाए कि हाँ ये मेरा एम है, तो आप पहली बात तो उसके लिए ज़्यादा डेडिकेटेडली काम कर पाएंगे। आपको पता होगा कि हाँ मेरा एम ये है, मेरी लाइफ का एम ये है, तो मैं इसके लिए ऐसे काम करता हूँ। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए सर, हर साल लोग क्लियर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सेट ऑफ प्रोसीजर है। आप 1-1.5 साल मेहनत करिए, आप कर लेंगे। बट पहले आप बस एक डिसाइड कर लीजिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ। ऐसा ना हो कि आप एक बार के लिए नीचे की PSU में आ जाएं, फिर आप सोचें कि ये सही नहीं हुआ हमारे। मतलब एक बार अपने को फोकस कर लीजिए, यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, दैट इफ यू हैव फोकस कि आपको गेट क्लियर करके PSU आना है, PSU में स्पेसिफिक आना है, देन आइए। बट वो क्लैरिटी आपको प्रिपरेशन समय आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड कभी इधर कभी उधर जा रहा है, उससे नुकसान आपका ही होगा। Within few years you will start facing frustration. It's not just about this organization or wherever you are aiming to enter or wherever you are aiming to join after due consideration and due diligence. Otherwise आपका मन कभी नहीं लगेगा और वो आपके लिए ही नुकसानप्रद होगा। मेरी तरफ से जो एडवाइस आएगी वो यही है कि पहले तो आप लोग पढ़िए। अभी मतलब जॉब थोड़ा सा दूर का सीन है, तो पहले अभी अपना पढ़िए, हार्ड वर्क करिए, एग्जाम क्रैक करिए। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, तब आपको एकदम ऐसा लगेगा कि मतलब दुनिया आके मेरे कदमों में बिछ गई, अब मैं क्या सिलेक्ट कर लूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मॉनेटरी वैल्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ कमाया नहीं होता है। तो थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे मतलब कॉन्शियस रहिए कि आप क्या चूज कर रहे हैं, बाद में रिग्रेट ना करें। एक बार आ जाएंगे तो फिर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं ये पहले भी बोली थी और ये मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोली। तो इसीलिए अच्छे से सोचे, एक बार पहले एग्जाम क्रैक करने पे पूरा फोकस लगाए। और एग्जाम क्रैक हो जाए तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ टाइम रहता है जिसमें आप सोच सकते हो कि किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए। उस टाइम थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। बहुत सारे सोर्सेज को रिफर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सीनियर से बात कर सकते हैं। और फिर जब आप आ जाते हैं जॉब में तो फिर यू शुड बी रेडी फॉर एवरी चैलेंज। फिर क्योंकि प्रोफाइल्स भी डिफरेंट होगी, सब कुछ डिफरेंट होगा और डायनामिक भी होगा, चेंज भी होता रहेगा काफी जल्दी जल्दी। तो इसलिए मेहनत तो बॉस हर जगह करनी ही होगी। इसलिए पहले अपना एग्जाम क्रैक करिए और उसके बाद आराम से सोचिए कि क्या ऑप्शन ज्यादा बेटर है। और एक बार आ जाते हैं तो फिर एकदम लग जाइए, फिर नहीं, नो बैकआउट और फिर पीछे मुड़ के नहीं। जस्ट टू ऐड, एक बार तो तगड़ी फाइट मारनी ही पड़ेगी। एक बार अगर आप तगड़ी फाइट मार लिए तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ इजी हो जाएगी। तो इफ यू विल एम फॉर स्काई, यू विल एटलीस्ट लैंड ऑन अ मून। And all the officers who have secured very good marks and good rank in GATE have joined the Fortune 100 company here. And hope from this discussion you will have lot of inputs in your preparation journey. And hope you will make the best use of this session, and this would have enlightened you not only just about GATE, PSU, interview and IRCL, but in general about life, how you should aim, what you should think, the methodology of thinking, and how to achieve success in life. So this was a discussion on PSU and GATE. Do share, subscribe our channel. Thank you very much. Have an awesome day. Jai Hind. हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक यादव। होप कि आप लोगों को वीडियो देख के काफ़ी कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड also all do good in your future. Thank you. All the best for your future, and please like, share and subscribe this video. Hello guys, Vaibhav here. I hope this video will help you, and best of luck for the patient. Hi everyone, this is Simran Rohit. Do watch this video and all the best guys for your successful future.